नमस्कार, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरी दोस्त सहयोगी अशेषा हैं और मानसी दवे हैं। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत कमजोर हैं। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि 25,000 के नीचे है, करीब 125 अंकों के आसपास की गिरावट है और वजह यह है कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। लेकिन इस हमले के बावजूद भी क्यों आपको डरना नहीं है, इसी की चर्चा हम आगे शो में करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। इजरायल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर भारी एयर स्ट्राइक, पनडुब्बी से 30 टोमाहॉक मिसाइलें भी दागी। ट्रंप ने कहा हमले जारी रखेंगे। यूएनएससी की बैठक में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का रूस और चीन ने किया विरोध। वहीं अमेरिका ने अटैक का बचाव किया है तो ईरान ने दी जवाबी हमले की धमकी। ईरान भी इजरायल पर किया जवाबी हमला, 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात कर मौजूदा हालात पर जताई चिंता। ईरान की संसद में हॉर्मुज रूट बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी से कच्चे तेल में तेजी बढ़ी। ब्रेंट के दाम $79 के ऊपर निकले, लेकिन सोने में सीमित दायरे में कारोबार। कॉमेक्स गोल्ड $3,380 के करीब। मिडिल ईस्ट में टेंशन और क्रूड की सप्लाई की चिंता के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी बड़ी राहत। बोले भारत के पास कच्चे तेल का भरपूर स्टॉक मौजूद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं होती कच्चे तेल की ज्यादा सप्लाई। अमेरिकी बाजारों से कमजोर संकेत, फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में 150 अंकों से ज्यादा की कमजोरी। नास्डैक फ्यूचर्स भी करीब 100 अंक नीचे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों की मिलीजुली हुई थी क्लोजिंग। कमजोर शुरुआत के बाद संभलने की कोशिश में एशियाई बाजार। गिफ्ट निफ्टी 110 अंक गिरकर 25,000 के करीब। निक्केई में 200 अंकों की गिरावट। हांगकांग, चीन और कोरिया के बाजार भी कमजोर, लेकिन नीचे से थोड़ी सी रिकवरी। शुक्रवार को एफआईएस की शानदार खरीदारी। कैश में 7,941 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। डीआईएस की 23 दिनों की खरीदारी पर लगा ब्रेक। कैश में 3,050 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। बीएल को मिले 585 करोड़ रुपए के नए डिफेंस ऑर्डर। मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम, जैमर और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करेगी कंपनी। ग्रैन्यूल्स को यूएसएफडीए का झटका। तेलंगाना की एपीआई यूनिट को फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति जारी की गई। Q3 में एक्सेंचर की नई बुकिंग 6% घटने से रेवेन्यू में गिरावट। नतीजों के बाद शेयर 7% टूटा। आज भारतीय आईटी शेयर भी रहेंगे फोकस में। और अप्रैल से अब तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 5% बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। वहीं एडवांस टैक्स कलेक्शन 3.9% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार, लेकिन नेट टैक्स कलेक्शन 1.4% घटा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफी कुछ हुआ ओवर द वीकेंड, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर इसका असर दिखेगा। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, जिसके बाद काफी कुछ हुआ और ग्लोबल बाजारों पर भी इसका असर दिखा है। डाउ फ्यूचर्स करीब 150 अंक फिसला। क्रूड $80 के पास कारोबार करता हुआ। करीब 2 से 2.5% की तेजी आज सुबह दिखी है। और याद रखें मई में $60 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ क्रूड उस लेवल से करीब 15 से 20% चढ़ चुका है। तो भारी भरकम तेजी पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल में दिखी है। अब $80 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों से कमजोर ओपनिंग के संकेत। निक्के, हांगकांग, जापान के बाजारों की बात करें, चाइना के बाजारों की बात करें, सभी बाजारों में आज के सत्र में गिरावट ही दिखी है। गिफ्ट
निफ्टी 25,000 के पास कारोबार करता हुआ 80 से 90 अंकों की गिरावट यहां पर। हालांकि सुबह के निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखी है, लेकिन फिर भी 100 या 120 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी पर अब नजर आ रही है। एक्सेंचर के शेयर में करीब 7% की गिरावट। तीसरी तिमाही में नई बुकिंग्स में 6% की गिरावट दिखी, जिसके चलते एक्सेंचर के शेयर में गिरावट और इसके चलते पूरे आईटी सेक्टर पर आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, लेकिन सभी एक्शन ग्लोबल बाजारों में है। तो ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, पूरी डिटेल्स मानसी बताए किस तरह के संकेत है। और एशियाई बाजारों में भी आज के सत्र में गिरावट दिखी है। बिल्कुल शेषा, गुड मॉर्निंग। बेहद वॉलेटाइल कह सकते हैं, और इनफैक्ट सोमवार की सुबह जो है भारतीय बाजार के लिए भी, क्योंकि अक्रॉस वीकेंड हमने देखा इतनी सारे न्यूज फ्लोज आते हुए दिखे। अब तक सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तनाव, वॉर लाइक सिचुएशन की बात लगातार हो रही थी, लेकिन यूएस के लगातार इंटरवेंशन से अब कह सकते हैं कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इस वॉर में एंटर होती हुई दिख रही है। यूएस, रशिया, चाइना, ये सभी के सभी इकोनॉमीज जो हैं इनकी तरफ से जो रिएक्शंस आते हुए दिख रहा है, इन पर्टिकुलर यूएस की तरफ से। यूएस ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ईरान के जो है उस पर अटैक किया, और उसके ठीक बाद जो है ये और ज्यादा मामला एस्केलेट होता हुआ नजर आया। और ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट जानकारों की अगर माने तो अब यहां से ईरान की तरफ से भी एक के बाद एक रिटेलिएशंस शुरू हो जाएंगे, जो कि शुरू हो भी चुके हैं। खतरा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट जो है वो बंद हो सकता है। ईरान के सुप्रीम की तरफ से फाइनल टेक इस पर आना बाकी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर रूट बंद हो जाता है तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखेगी। और ईरान क्लियरली डिसाइड कर सकता है इस रूट को चोक करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। और अगर आपको इसके मायने बताएं तो लगभग 200 शिप्स हैं जो कि हर रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, और कंट्रीज लाइक कुवैत, अबू धाबी, यूएई वहां से क्रूड ऑयल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वापस बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशंस की तरफ। और वो डेस्टिनेशंस जो हैं वो बड़े सारे दिग्गज इकोनॉमीज और देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूरोप, अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट बंद हो जाता है तो ये ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट का जो डेस्टिनेशन है, ऑयल की जो सप्लाई है, ऑयल का जो चेंज ऑफ हैंड्स है, ये नहीं होगा। और इसके कई तरीके हैं जो ईरान यूज कर सकता है। सबसे पहले तो इस रूट को चोक कर सकता है। 35 किलोमीटर का ही वाइड स्ट्रीट है, लेकिन ये चोक होने पर इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब जो है इंपैक्ट होती हुई, ऑयल सप्लाईज जो है इंपैक्ट होते हुए नजर आएंगे, जो कि दिख भी रहा है। कच्चे तेल की चाल लगभग $80 के पार, $80 के करीब ब्रेंट क्रूड जो है पहुंचता हुआ दिखा है। और उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस जानकारों की अगर माने तो यही है कि यहां से भी और ज्यादा उबाल बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक सी माइल्स का भी तरीका है जो कि ईरान यूज कर सकता है। फ्लोटिंग एक्सप्लोजिव वेपन्स होते हैं, इन वेपन्स को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें लगा सकते हैं, और इसी के चलते शिप्स जो है वहां से पार नहीं हो पाएगी। तो ये कई सारी तरीके हैं जिसके चलते ईरान रिटेलिएट कर सकता है। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव था उसमें अब यूएस की एंट्री और इसके बाद रिटेलिएशन का दौर लगातार देखने को मिला है। ग्लोबल सेटअप ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। इसके अलावा भी एशियाई बाजार की चाल भी अगर आप देखेंगे, यही जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर देखने को मिला है। शुक्रवार के सेशन में यूएस के मार्केट्स में मिला जुला स्टांस था, लेकिन इस वक्त नजर होनी चाहिए फ्यूचर्स पर, जहां से बिकवाली का दबाव है। सीधे तौर पर आज के सत्र में कच्चे तेल की चाल पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है कच्चे तेल की चाल पर काफी हद तक इंपैक्ट डालेगा। इस पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर किस तरह से मार्केट पर पड़ सकता है, इस पर विस्तार से एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इसका असर पूरी तरह से अक्रॉस द ग्लोब इकोनॉमी में और इवेंचुअली भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। अनुराग सिंह है हमारे साथ एनसिड कैपिटल से, आइए उनका स्वागत करते हैं। अनुराग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से ही शुरुआत करेंगे। अमेरिका की तरफ से जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं, ओवरऑल मिडिल ईस्ट में टेंशंस लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन इससे क्या एक बड़े वॉर लाइक सिनेरियो की तरफ अब हम आगे बढ़ते हुए दिखेंगे? क्योंकि पहले सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच तनाव की बात थी, लेकिन इस इंटरवेंशन के बाद अब यूएस की तरफ से जिस तरह से अटैक्स हुए हैं, रशिया की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, बड़े सारे देश अब इस वॉर सिचुएशन में एंटर हो रहे हैं। अनुराग,
मानसी, देखिए, गुड मॉर्निंग आपको और सब जो हमें सुन रहे हैं। देखिए, एक नजरिया जो यहाँ पर बन रहा है मानसी, वो ये बन रहा है कि इससे वर्ल्ड एक ज्यादा सेफर प्लेस पे हो गया है। देखिए, मार्केट्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, और जो पिछले काफी हफ्तों से चल रही थी, और मैं ये कहूंगा कि काफी सालों से ये ईरान की समस्या बनी हुई थी। सो इस समय आई थिंक मार्केट में मेजर पब्लिकेशंस, एंड आई थिंक मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बहुत बेहतरीन एडिटोरियल पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ट्रम्प मीट्स द मोमेंट इन ईरान। कहने का मतलब ये है कि वो डिसीजन जो पिछले 4 प्रेसिडेंट्स के सामने था, अब से पिछले ट्रम्प से पहले 4 प्रेसिडेंट्स होते, इंक्लूडिंग बाइडेन साहब, उन्होंने वो फैसला नहीं लिया, विच वॉज टू स्टॉप ईरान फ्रॉम मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एंड ट्रम्प साहब ने वो फैसला लिया। तो इसके बाद आई थिंक अनसर्टेनिटी एंड हो जाती है। एक थोड़ा 24-48 घंटे का रिस्क था कि ईरान के एलाइज कुछ करते हैं, कोई एलाइज तो इस समय दिख नहीं रहे हैं, ना वो बचे हैं, और दूसरा ये था कि ईरान ने कुछ सेव किया है न्यूक्लियर, तो वो कुछ अटैक करता है, वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इजराइल अब वॉच पर रखे हुए हैं, अगर कोई हरकत होती है तो वो भी एक्शन ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड इज अ सेफर प्लेस नाउ, इट इज अ ग्रेट डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट, एंड दबी आवाज में, कुछ लोग खुली आवाज में समर्थन सभी लोग कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि ईरान वॉज नॉट द राइट हैंड फॉर न्यूक्लियर वेपन। सो अल्टीमेटली, और ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है मानसी, मैं ये कहूंगा वर्ल्ड के लिए, सभी ग्लोबल एस्पायरिंग न्यूक्लियर पावर्स के लिए, कि न्यूक्लियर एस्पिरेशंस ऐसे अलाउ नहीं किए जाएंगे। कोई भी देश ये कोशिश करेगा तो उसको रोका जाएगा। जी अभिषेक। अनुराग जी, गुड मॉर्निंग जी। एक चीज और बता दीजिए। देखिए, बाजार जो होता है या फिर जो कैपिटल मार्केट है, ये एक तरह से डिस्काउंटिंग मशीन होती है, और ट्रम्प क्या करेंगे लोगों को अंदाजा तो था इस चीज का, और आज हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सधा हुआ है। ऐसा नहीं कोई पैनिक वाला कोई माहौल है नहीं। डाउ फ्यूचर में बमुश्किल 150 नीचे है, एशियाई बाजार नीचे खुले तो वहां से रिकवर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये एस्केलेशन बाजार को परेशान करेगी, या फिर बाजार मैच्योर है, इन चीजों को काफी हद तक डाइजेस्ट कर चुके हैं, प्राइस्ड इन चीजें ये? सो अभिषेक, मैं तो कहूंगा कि मार्केट्स में उछाल आना चाहिए। देखिए, ये तो मतलब डिकेड्स की अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, और अब इसका डिसाइसिव फैसला हो चुका है। और ट्रम्प साहब का मैसेज आपने सुना, वो बड़ा क्लियर था कि आप नेगोशिएशन टेबल पे आ जाइए, और अगर कोई और हरकत की तो हम और डिसाइसिवली अटैक करेंगे, और वो और भी आसान होगा। तो आई थिंक आफ्टर दिस मार्केट्स आर वेरी हैप्पी कि ये अनसर्टेनिटी मार्केट से निकल गई है। डिसाइसिव गवर्नमेंट अमेरिका की है, अगर कोई भी एक्शन हुआ तो वो एकदम उनका रिएक्शन बड़ा स्विफ्ट होगा। मार्केट्स विल मूव वेरी फास्ट आफ्टर दिस। आई थिंक ये सिर्फ ऑयल का है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बट आई थिंक उस पर ओपिनियन अभिषेक यही बन रहा है कि ईरान विल बाय टाइम। देखिए, ईरान के पास अभी पावर नहीं है रिस्पॉन्ड करने की, तो दे विल जस्ट बाय टाइम। अगर वो ऑयल में किसी तरह की रुकावट डालते हैं तो उन्हीं को नुकसान होगा। तो ये ओपिनियन है। देखिए, हम गारंटी से नहीं कह सकते हैं क्या होगा, अगर कोई सरफिरा हो तो फिर उस पर तो क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन मार्केट्स में उछाल आएगा आई थिंक सूनर लेटर, बिकॉज अनसर्टेनिटीज, देखिए, जो मार्च में टैरिफ की और ये सब थी, धीरे धीरे वो सब सॉल्व हो रही हैं अभिषेक। सो लेट्स होप मार्केट्स विल लुक आफ्टर दिस विल नॉट बी एन इशू, एंड दिस वाज नेसेसरी टू ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड अभिषेक। ये सोचना चाहिए हमें, एंड पीस इज ऑलवेज गुड, एंड दिस विल क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग पीस अभिषेक। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, अनुराग बने रहिए हमारे साथ। अब इस बीच धर्मेश भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आपसे सबसे पहला सवाल कच्चे तेल को ही लेकर होगा। क्या राय बनेगी आपकी? कुछ ज्यादा तेजी तो आज सुबह नहीं निकल कर आई। क्या आपको लगता है कि ऑलरेडी नेगेटिव्स सब प्राइस्ड इन हो चुके हैं, और मार्केट को लगता है कि ये इश्यू ज्यादा एस्केलेट यहाँ से होता हुआ नजर नहीं आएगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में ना, अगर आप देखिए तो 2 मिलियन बैरल की जो प्रोडक्शन है, पर डे का प्रोडक्शन है, अगर आप ये कैलकुलेट करके चलते हैं
तो पर मिलियन बैरल पे $5 का फर्क पड़ता है। तो अगर आप प्राइस कैलकुलेट करें तो जो प्राइस 65 था अभी 75-77 पे चल रहा है। तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है, प्राइस ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुका है। अब यहाँ से खाली एक ही है कि अगर प्रॉपर जंग होती है तब मार्केट $80-90 के तरफ बढ़ सकता है, $100 भी जाने की गुंजाइश है। बट जब तक ये जुगलबंदी चलती रहेगी और अगर यही बात चलता रहेगा, जैसे ही ट्रम्प ने कहा कि हम इसे एस्केलेट करने नहीं देंगे, हम इसमें इंटरफेयर करके मैटर को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, तो मार्केट थोड़ा सा संभल गया है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे कच्चे तेल में डेफिनेटली स्पाइक हो सकता है। अगर जंग प्रॉपर होती है तो सोना भी इसे पिकअप कर सकता है, बट बाकी सब जगह पे देखिए तो मार्केट में सब रेड निशान पे ही रहेगा मार्केट मेरे हिसाब से। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो अभी मुझे लगता है कि प्राइस में खाली एक कच्चा तेल ही है जो प्राइस में ग्रीन पॉजिटिव रह सकता है। तो ये नजरिया कच्चे तेल मार्केट पर। धर्मेश जी और अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ आप जुड़े और आपका नजरिया दिया और ग्लोबल बाजारों पर और ऑयल मार्केट पर इसका किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा उस पर भी आपने राय दी। शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखिए शुक्रवार के सत्र में FIIs ने काफी अच्छी खरीदारी की, करीब 8,000 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में खरीदे। हालांकि DIIs का नेगेटिव फिगर दिखा, करीब 3,050 करोड़ के शेयर्स उन्होंने बेचे। अभिषेक, क्या लगता है आपको, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इंपैक्ट कुछ नजर आएगा FIIs और DIIs के बाइंग पोजीशन में जो इंडिया में उन्होंने खरीदारी की है? आशीषा, बाइंग तो बढ़ रही है। शुक्रवार के सत्र को जो बाजार जब तेज रफ्तार से कुलांचे भर रहा था तो मतलब सभी को उम्मीद थी कि बिना FIIs के सपोर्ट से संभव है नहीं। और आप देखिए 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग, मैं पिछले एक महीने के डेटा चेक कर रहा था और काफ़ी टाइम के बाद FIIs की इस तरह की बाइंग आई है। और अगर आप उसमें फ्यूचर्स के आंकड़े को मिला दीजिए तो करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग FIIs ने की है। तो एक बढ़िया हम कहेंगे कि सत्र रहा शुक्रवार का। और नोटिस करने वाली चीज़ आशीषा ये है कि हम पहले देख रहे थे कि 19% 17% तक गिर गई थी FIIs की जो लॉन्ग होल्डिंग थी और वहां से लगातार बढ़ रही है FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग जो है बढ़ के हो गई है 24% के करीब। 23.78% लॉन्ग है, बाकी जो है वो शॉर्ट हैं FIIs की तरफ से। तो ये अच्छी चीज़ है। 15 मई के बाद FIIs की कैश मार्केट में एक दिन की सबसे बड़ी खरीद है। तो अभी तक DIIs बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। FIIs ने पीछे से आके छोटा सा धक्का दिया। छोटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी गुंजाइश काफी ज्यादा है। 24% ही लॉन्ग होल्डिंग है और अगर मान लीजिए ये 2% की लॉन्ग होल्डिंग बढ़ने से अगर FIIs के 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग आ रही है तो आप अगर फर्ज कीजिए कि अगर यहां से FIIs की लॉन्ग होल्डिंग बढ़ के अगर 30-35% अगर हो जाती है तो फिर बाजार को आप सोच लीजिए कि फिर आप ऑल टाइम हाई फिर से टेस्ट करने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। तो FIIs का सपोर्ट काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट आगे जारी भी रहेगा। थोड़ा सा बीच में ब्लॉक डील वगैरह थे, उन्होंने मूड खराब करने का काम किया था, लेकिन बाजार में मैच्योरिटी के साइन दिख रहे हैं और FIIs को भी लगता है कि भारतीय बाजार में अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज कि क्या अमेरिका का जो हमला हुआ है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, उससे डरने की जरूरत है? देखिए, किसको नहीं पता था कि इजराइल जो हमले कर रहा है ईरान पर वो अमेरिका बैक्ड ही है, पूरी दुनिया जान रही थी। शुरुआत में अमेरिका ने इसको नकारा, बाद में वो क्लियर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए कि हाँ इजराइल सही कर रहा है, हमारा पूरा समर्थन है, तो वो साफ हो गया था। अब बात यह आती है कि अमेरिका के हमले को कैसे देखना चाहिए। ये सबको पता था। ट्रंप ने कहा था कि 15 दिन में हम डिसीजन ले लेंगे, 2 हफ्ते की बात उन्होंने कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका थी कि ट्रंप इतनी देर करेंगे नहीं और फिर वो हुआ। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। हालांकि वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस, उन्होंने कहा कि हमारी इजराइल के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही हम वहां पर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो ये टारगेटेड अटैक था वहां के न्यूक्लियर साइट पर। उससे ऑयल इंफ्रा को अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर निकल के नहीं आई है। तो जैसा कि अनुराग कह रहे थे कि बाजार तो यहां से अब ऊपर जाने चाहिए, मेरा भी ये मानना है कि अब यहां से ना नीचे जाने की गुंजाइश काफी ज्यादा कम है। एक हैंगओवर था। मान लीजिए अगर 15 दिन का जो समय बोला था, 2 हफ्ते का डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर उस पर अगर वो अमल करते तो ये 15 दिन तक बाजार अभी और परेशान रहते, काफी डामाडोल रहते।
हालांकि शुक्रवार को अच्छी बाइंग हमने देखी, 300-325 अंकों के आसपास की तेजी हमने देखी, लेकिन ये हैंगओवर भी कहीं ना कहीं बाजार के लिए दूर हुआ है। और जहां तक बात है हमारा इंटरेस्ट क्या है इस पूरे युद्ध में, हमारा इंटरेस्ट ये है कि नहीं क्रूड बहुत महंगा ना हो। हम अपनी टोटल जरूरतों का 88-89% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। हालांकि ईरान पर हमारी डिपेंडेंस बहुत कम है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज वहां से ग्लोबल सप्लाई का करीब 26% तेल उस एरिया से गुजरता है, वो जो जलमार्ग है जिस पर ईरान का कब्जा है। लेकिन हम क्रूड में भी कोई खास स्पाइक देख नहीं रहे। कच्चे तेल का भाव भी अगर आप देखेंगे तो $79 के ऊपर है, लेकिन ये लेवल तो आप पिछले हफ्ते देख रहे थे। तो ईरान के जो हमले हैं उसको तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्राइस में ईरान पर जो यूएस के हमले हैं वो तो प्राइस में शामिल दिख रहे हैं, ज्यादा कुछ असर है नहीं। तो मतलब मुझे लगता है कि पैनिक वाला कोई माहौल है ही नहीं और गिरावट पर शायद खरीदारी के लोगों के लिए मौके बनेंगे। आज आप एशियाई मार्केट भी देखिए, शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश है। गिफ्ट निफ्टी बार बार हम देख रहे हैं कि 25,000 के ऊपर आने का अटेम्प्ट कर रहा था और आज के लो से देखेंगे तो ऑलरेडी 60-65 अंक ऊपर है। तो ये तनाव थोड़ा सा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तनाव से आपको बिल्कुल आप इसको भूल जाइए और आप यहां से बुलिश होकर बाजार में कोई ट्रेड लीजिए या फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन ये जरूर है कि ये कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे प्राइस्ड इन थी, बाजार ने इसका अंदाजा लगा लिया था और मैच्योर रिएक्शन ग्लोबल बाजारों से इंक्लूडिंग गिफ्ट निफ्टी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। भारतीय बाजार ने दमखम दिखाया और क्षमता तो है ही भारतीय बाजार की, विदेशी बाजार में कितनी भी उथल पुथल हो उससे विपरीत अपना ट्रेंड जारी रखने की, और वो नजर भी आया था शुक्रवार के सेशन में। इनफैक्ट एफआईएस डीआईएस जिसकी पोजीशनिंग की अभी हम बात कर रहे थे, इंटेंसिव बाइंग, डीआईएस तो लगातार सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन एफआईएस का भरोसा भी भारतीय बाजार पर लगातार देखने को मिला है। उम्मीद यही करके चलेंगे कि फ्राइडे सेशन में जो अपसर्ज डोमेस्टिक मार्केट्स में देखने को मिला था उसी तरह सेंटिमेंट्स डेवलप हो जरूर, लेकिन हाँ ओवर द वीकेंड जो ढेर सारे वॉलेटिलिटी, ढेर सारे डेवलपमेंट्स, इजराइल और ईरान के तनाव के बीच अमेरिका की एंट्री और उस पर भी रशिया की तरफ से प्रतिक्रिया आना, बड़ी इकोनॉमीज हैं जो कि इस वक्त प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, तो इसका इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट पर पड़ता दिख सकता है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। और भारत जैसा देश स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स किस तरह के, क्योंकि हमारे पास दोनों पक्षों से हम संबंध रखते हैं और इसी के चलते हमारे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स में ओवरऑल इकोनॉमी की चाल में और इवेंचुअली भारतीय बाजार के हाल में किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। देखना होगा कि भारतीय बाजार अपनी क्षमता के हिसाब से दमखम दिखाते हुए फ्राइडे सेशन की मजबूती को आगे बढ़ाता है या फिर ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो हैं उसे वॉच आउट करते हुए भारतीय बाजार में भी कंसर्न्स नजर आते हैं। लेकिन चलिए फ्राइडे सेशन को याद करते हैं, क्योंकि मंडे ब्लूज तो इस वक्त सुबह सुबह नजर आ रहे हैं विदेशी बाजार से, लेकिन भारतीय बाजार के लिए फ्राइडे सेशन काफी दुरुस्त था और हमने देखा अक्रॉस बेंचमार्क्स, साथ ही ब्रॉडर मार्केट, सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज काफी अच्छा बढ़िया सेशन। दिन की शुरुआत हमने देखी सुस्ती के साथ जरूर हुई, लेकिन उसके बाद अपसर्ज देखने को मिला 25,100 के लेवल्स पर। निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई, करीब 300 अंकों की मजबूती वहां पर देखने को मिली। इसी तरह की तस्वीर बैंक निफ्टी की भी तरफ से। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल देखेंगे, रियल एस्टेट के बाद वो निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र ही थे जहां से बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। स्ट्रैटेजी वाइज अभिषेक आज के सत्र में जैसे आप बता भी रहे थे, उम्मीद यही लगाकर चलेंगे कि यहां से ऊपर के स्तर देखने को मिले, लेकिन वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड भी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्राइडे सेशन काफी मजबूत था, लेकिन आज के लिए स्ट्रैटेजी पर खास नजर होनी चाहिए। बिल्कुल मानसी, बिल्कुल। देखिए आज संकेत थोड़े से ना आपको मतलब अगर आप हेडलाइन इंडेक्स देखेंगे दुनिया भर के थोड़े कमजोर आपको दिखेंगे, बट मैं वही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं है। अमेरिकी हमलों से कोई घबराहट जैसी कोई माहौल नहीं है। और अगर आप बाकी एसेट क्लास भी देखेंगे ना, क्रूड देखिए $79 ही पहुंचा है, अभी भी 80 के नीचे है, आपके लिए राहत के संकेत हैं। सोने में जिसको सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, $3380 के आसपास के भाव हैं। मतलब हमने $3450-3500 के भाव देखे, वहां तक मतलब कोई संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि लोग सेफ्टी की तरफ रश कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि अगर ये नीचे बाजार खुलता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर मौका होगा। जो भी गिरावट आए बाजार में, जिनको एंट्री करनी है, और थोड़े से क्रूड रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं मे बी उन पर थोड़ा सा रिएक्शन आए। अदरवाइज जो बाकी अगर अच्छे स्टॉक्स हैं अगर वो गिरते हैं तो आपके लिए वहां पर निवेश का अच्छा मौका होगा। निफ्टी की बात करें, अब शुक्रवार को 300-325 के आसपास की शानदार तेजी हुई है। एक बढ़िया ब्रेकआउट हमने देखा निफ्टी में और ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी शुक्रवार को।
तो आज हम देखेंगे तो उसके चलते भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। दूसरी चीज, ग्लोबल संकेत हम देख रहे हैं कि थोड़े से कमजोर हैं ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी है। लेकिन यह है कि F5 का सपोर्ट मुझे लगता है कि बाजार को मतलब नीचे ज्यादा नीचे जाने देगा नहीं। अगर सपोर्ट्स की बात करें तो 25,000 पर आप मान के चलिए निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट होगा। उसके नीचे 24,800 पक्का वाला सपोर्ट, मुझे नहीं लगता कि 24,800 फिलहाल टूटने की कोई आशंका बाजार में दिख रही है। 25,200 पर निफ्टी एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करेगा और उसके बाद 25,500 पर बाजार के लिए थोड़ा सा एक स्प्रीड ब्रेकर लग सकता है। आज के सत्र में मैं ये कहूंगा कि नीचे अगर बाजार खुलता तो मुझे लगता है कि आज भी दोनों तरफ के ट्रेड के मौके बाजार में मिलने वाले हैं। हाँ, वोलेटिलिटी थोड़ी सी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि नहीं ग्लोबल क्यूज आपके लिए अच्छे हो गए हैं। अमेरिका आगे क्या करेगा? अमेरिका ने कहा कि हमले जारी रखेंगे, ईरान ने कहा कि रिटेलिएट करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से 2 दिन तो हो गए, कोई ऐसी कोई खबर आई नहीं। देखते हैं कि ईरान क्या करता है। बाकी जो जो अलाइज हैं ईरान के, जो ईरान के समर्थन में शोर मचाते हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं। तो देखते आज का जो मौका होगा ट्रेडर्स के लिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेडर रुक जाए। निवेशों के लिए निश्चित तौर पर आज एक बढ़िया मौका बाजार में मिलेगा। शुक्रवार की अच्छी तेजी हम देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो आज वैसे भी आने के आसार थे। निफ्टी बैंक भी एक बहुत ही छोटे दायरे में था, 500 अंकों के आसपास की रेंज थी और उस रेंज को हमने देखा कि शुक्रवार को पार किया। यहां पर 55,800 पर निफ्टी बैंक के लिए एक सपोर्ट का लेवल है। अगर इसके नीचे अगर जाता है तो अगर आपने लॉन्ग किया है अगर शुक्रवार को, अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर पोजीशन को आप काटने के बारे में विचार कीजिएगा, उससे पहले नहीं। 56,500 निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज कमजोर शुरुआत अगर बाजार में होती है तो फिर नीचे के स्तरों से ना सपोर्ट्स आएंगे। देखिए DI से तो सपोर्ट मिल रहा था, F5 की काफी ज्यादा शॉर्ट थे, 80% से ज्यादा उनके शॉर्ट से धीरे धीरे करके वो कवर कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि उनका समर्थन बाजार में जारी रहेगा। तो ओवरऑल संकेत थोड़े से कमजोर हैं, थोड़े से सतर्कता वाले जरूर हैं, बट बहुत वीकनेस वाले संकेत अमेरिका के एक्शन से ग्लोबल बाजारों के लिए निकल के नहीं आए हैं। गिफ्ट निफ्टी भी 100 अंक ही नीचे है और बल्कि आप नीचे से देखेंगे तो 50 अंकों की रिकवरी भी ये दिखा रहा आज के सत्र में। चलिए एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, जरा उनकी लेंस से समझते हैं कि बाजार को वो कैसे देख रहे हैं। Catapin.in के तपन दोषी हमारे साथ हैं, सीए भी हैं तपन जी। तपन जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। और इसके अलावा मेरे एसेट शेयर खान से सोमिल मेहता हमारे साथ हैं। सोमिल जी तो बहुत टाइम के बाद, आई थिंक बहुत समय के बाद 18 स्वदेश पर जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार ही। सोमिल जी आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए शुरुआत आपसे कर लेते हैं, आपका स्वागत भी कर देते हैं। बताइए आपको बाजार कैसा दिख रहा है और आज आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी निफ्टी में और निफ्टी बैंक में? Thank you. Good morning everyone और thank you for inviting me on the show. Yes, बहुत टाइम के बाद मैं ज्वाइन हो रहा हूँ. Actually last time, this is the first time probably I'm joining in. तो निफ्टी पे शुरू करते हैं। निफ्टी में व्यू पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही। बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव व्यू है शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में दोनों ही। सो इन निफ्टी व्हाट हैज हैपेंड इज के एक बड़ा रेंज है दैट इज बिटवीन 25,200 और लोअर साइड है 24,500। अब उसी रेंज में एक छोटा रेंज बन गया था लास्ट वीक विच वॉज बिटवीन 24,700 एंड 25,000, जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। अब से मैं समझता हूं कि 25,200 विल बी माय फर्स्ट टारगेट, जो रेंज का ब्रेकआउट है, बड़े रेंज का ब्रेकआउट है, और उसके ऊपर 25,500 वुड बी माय सेकंड टारगेट इन द वेरी शॉर्ट टर्म। अब ये रहा निफ्टी का ओवरऑल व्यू। बैंक निफ्टी में सिमिलर, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी वुड आउट परफॉर्म बिकॉज ये एवरेजेस को टेस्ट करके और एक ब्रेकआउट्स मिल चुके हैं, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, जो मोमेंटम इंडिकेटर है उसमें फ्रेश बाय सिग्नल आया है, और जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं इन बैंक्स
जैसे कोटक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई, ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो बैंक निफ्टी शुड आउट परफॉर्म विद प्राइवेट सेक्टर बैंक, द लार्ज कैप बैंक्स। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्ट्रैटेजी शुड बी टू बाय ऑन डिक्लाइंस, और पॉजिटिव व्यू है इन द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बोथ। ठीक है, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन सौमिल कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया होगा आज के सत्र में? हालांकि गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन गिरावट के बाद ऐसा कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे? मुझे लगता है रियल एस्टेट में बहुत अच्छे मौके हैं, और इनफैक्ट इवन जो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, उसमें भी बहुत अच्छे मौके हैं। तो ये दोनों सेक्टर में मैं बाय कॉल्स देना चाहूंगा, एंड इट विल बी अ बाय ऑन डिक्लाइंस। ऑफ कोर्स आज थोड़ा सा गिरावट देखी गई है, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखेंगे। प्रेस्टीज वुड बी माय फर्स्ट कॉल, एंड प्रेस्टीज में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है आवली चार्ट्स पे। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय साइड पर है। स्टॉप लॉस होगा 1675, और दूसरा जो टारगेट होगा वो है 1850 का। सेकंड कॉल जो होगा वो एमसीएक्स पे होगा। एमसीएक्स पे भी एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, एवरेजेस को रिस्पेक्ट करके हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, और इसमें स्टॉप लॉस होगा 7990, और टारगेट होगा 8300। ठीक है, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज सौमिल ने हमारे सामने रखे जहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर खरीदारी की राय 1850 तक के लेवल्स नजर आएंगे, तो रियल एस्टेट सेक्टर से ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आपके सामने आता हुआ। तपन जी, गुड मॉर्निंग। शेषा बात कर रही हूँ, आपकी राय लेना चाहूंगी। आप जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखते हैं, और अगर आज के सत्र में गिरावट दिखती है ओपनिंग में, तो क्या आपको लगता है टर्म के लिहाज से निवेश के मौके बनेंगे, और कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहां पर इस जंक्चर पर खरीदारी के मौके नजर आ सकते हैं? वेल, थैंक यू। नहीं, ओवरऑल जिस तरह से मैंने अभी का हालत अगर आप देख भी रहे हो और आपका डिस्कशन भी सुना पूरा, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये देखो, ये सब क्राइसिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रम्प आगे क्या करने वाले, ईरान और इजराइल, तो किसी भी तरह की डीप यहाँ होते ना, इट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। और डोमेस्टिक फैक्टर्स पे हमें कंसंट्रेट करना है, डोमेस्टिक मैक्रोस पे कंसंट्रेट करना है। उसमें काफी सारे सेक्टर है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं अभी, और जो डायरेक्टली लिंक नहीं है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से। तो कुछ सेक्टर, जैसे मैं बात करूँ तो पहले तो मैंने कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और होटल्स और हॉस्पिटल, वो तो है, लेकिन और एक सेक्टर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर। तो आप देखिए कि उसमें अगर आप कैपेक्स बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का काफी कैपेक्स बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ का इस बार गवर्नमेंट कैपेक्स स्पेंड करेगी। उसमें से 2 करोड़ के आसपास ना ट्रांसमिशन और वहां कुछ आएगा। तो 2 लाख करोड़ के आसपास अगर वहां स्पेंडिंग होता है तो ऑर्डर्स मिलते हैं काफी सारे कंपनीज को। तो जैसे एबीबी होते हैं, सीमेंट्स और नो कमिंस एंड ऑल दैट। लेकिन उसमें भी मुझे कमिंस स्टॉक एक अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनका ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से वैल्यूएशन है कंपेयर टू एबीबी सीमेंट्स, ठीक ठाक ही है। ऊपर से अगर आप ये देखो कि उनका जो बिजनेस है पावर बिजनेस में है और दूसरा इंजन बिजनेस में है, तो वो दोनों अच्छे चल रहे हैं। और जिस तरह से आप कह सकते हैं डिमांड बढ़ी है, जनरेटर्स और नो डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वहां मुझे ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, जिनके पास 1800 करोड़ का ऑलमोस्ट कैश फ्लो है। आगे जाके वो और भी इन्वेस्ट करने वाले हैं और मार्जिन एक्सपेंशन होगा आगे जाके। तो एक कमिंस इंडिया अच्छा है। दूसरा, ये जिस तरह से जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, एक स्टॉक जो कहते हैं ना बहुत चला नहीं था, अभी थोड़ा चलने लगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। मेरे रेडार में वो भी रहेगा। ऑफ कोर्स ऑयल ऊपर जा रहा है तो वो तो बेनिफिट है, लेकिन आगे जाके डीमर्जर कभी ना कभी होगा जियो का और रिलायंस रिटेल में भी। नेक्स्ट ईयर जियो का इस साल हो सकता है, तो एक बड़े ट्रिगर पॉइंट है और मार्जिन थोड़ा इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर ये क्राइसिस थोड़ी ज्यादा चलती है 1-2 वीक, तो ऑयल ऊपर रहेंगे तो उनको डायरेक्टली फायदा होता है। तो रिलायंस थोड़ा अभी ऊपर आया, लेकिन यहां से भी मुझे एक अच्छा वैल्यू पिक लग रहा है। खास करके जब डीमर्जर होगा, आई थिंक वो एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी काफी सारे शेयर होल्डर में। तो अगर आपका 2-3 साल का व्यू है मिनिमम, आई थिंक रिलायंस भी एक इंटरेस्टिंग बेट होगा यहाँ से लेने के लिए। इन शॉर्ट, हमें डोमेस्टिक फैक्टर्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस तो हाथ में नहीं, तो ये 2 स्टॉक आई थिंक मेरे रेडार में रहेंगे। ठीक है, रिलायंस को लेकर बुलिश टोन। और अगर आपको लंबी अवधि के लिए कुछ खरीदना है तो रिलायंस हमेशा से निवेशकों के पसंद रहा है। एक बार फिर से मुहर भी लगा दी है तपन जी ने, और भाव भी ठीक है। अच्छी क्लोजिंग हमने देखी थी शुक्रवार को, करीब 2.25% के आसपास की 1466 रुपए की क्लोजिंग आई थी।
जरा वायदा के आंकड़ों को ना फटाफट अंदाज में समझ लेते हैं कि कहां पर पोजीशंस ऐड हुई हैं और कौन से एक्टिव पुट और कौन सी एक्टिव कॉल हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी पुलकित, पहले देखिए जो रेजिस्टेंस थे बाजार पे सपोर्ट का काम कर रहे हैं और एफआईज की तरफ से भी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिल रहे हैं। बताइए डेटा क्या कह रहे हैं वायदा बाजार के। जी अभिषेक जी, पहले हम डेटा पे बात कर लेते हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद कैसा क्या रहा। तो जी इंडिया विक्स को देखा जाए तो अभी करंटली 13.67 पे है। हाँ, आज मार्केट थोड़ा सा डाउन खुलेगा तो ये थोड़ा सा शूट अप होएगा, बट अभी भी ये कंफर्टेबल पोजीशन में है। वहीं हम पीसीआर पुट कॉल रेशो की बात कर लेते हैं तो जो निफ्टी का फ्राइडे के दिन क्लोजिंग के बाद रहा वो करीब 1.18 के ऊपर था और जो बैंक निफ्टी था वो 0.86 के ऊपर था। तो दोनों अभी कंफर्टेबल पोजीशन में, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या की बात नहीं है। अगर हम निफ्टी में जो इंडेक्स फ्यूचर है उसमें ओआई इंटरेस्ट में किस तरह का बदलाव आया है उसको देखें तो वो करीब -1.93% की तरफ था, लेकिन जो ट्रेंड था वो शॉर्ट कवरिंग का था, मतलब शॉर्ट्स को कवर किया गया है। वहीं अगर हम मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस की बात कर लेते हैं निफ्टी के, तो निफ्टी कॉल और निफ्टी पुट दोनों की ही मतलब 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर मोस्ट एक्टिवनेस देखी गई और वहां पे ये वॉल्यूम के नजरिए से मोस्ट एक्टिव थे। और जो ट्रेंड था वो कॉल की तरफ कॉल बाइंग का था और जो पुट की तरफ था वो पुट राइटिंग का था, मतलब ये बुलिशनेस की तरफ दिखा रहे थे, एक बुलिशनेस की तरफ इशारा था एक। अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो जो पुट की तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था वो 24,000 और 25,000 दोनों पर ही है और ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 24,000 पे भी जितनी पुट राइटिंग की गई है लगभग उतनी ही 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर भी पुट राइटिंग है। कॉल की तरफ अगर हम देख लें तो 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा की गई है। बैंक निफ्टी के अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में बदलाव की बात कर लें तो करीब -0.73% था और जो ट्रेंड था वो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो वही पुट और कॉल दोनों की तरफ 56,000 के ऊपर देखा गया है। अगर हम एफआई लॉन्ग पोजीशन की बात कर लें जो फ्राइडे क्लोजिंग के बाद आई है तो वो करीब 23.78% है। अगर हम डीआई की लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो वो 61.51% है और अगर हम रिटेल की बात करें तो वो 59.26% है। अब जैसे कि गिफ्ट निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, बट मैं एक पॉजिटिव चीज बता देता हूँ निवेशकों के लिए। पिछले 5 दिनों से जो एफआई की लॉन्ग पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। वो जो 19.06 थी और जो लास्ट अभी फ्राइडे को हुई है वो 23.78% है, मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एफआईज आर पॉजिटिव। आज ज़रूर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुल रहा है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ऐसा चिंतित नज़रिया रख के नहीं चलना चाहिए बिकॉज एफआईज आर स्टिल पॉजिटिव। तो जी ये थी अभिषेक जी पूरा कि एफ&ओ में किस तरह से पोजीशंस बनी हुई हैं। शुक्रिया पुलकित, बहुत ही क्रिस्प एनालिसिस और कहां पर पोजीशन बन रही है आपके लिए पिक्चर को हम कोशिश करते हैं कि क्लियर कर दें। साफ साफ पता चल गया कॉल बाइंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है। राइटिंग यानी कि बिकवाली, पुट्स लोग बेच रहे हैं यानी कि जो मंदी के सौदे हैं उसको काट रहे हैं और शॉर्ट्स एफआईज भी कवर करते हुए दिख रहे हैं और लॉन्ग होल्डिंग हम देख रहे हैं कि बढ़ के हो गई है 24% के आसपास। हालांकि डीआईज थोड़े से हाथ खींच रहे हैं। हफ्ते भर पहले तक जहां उनकी लॉन्ग पोजीशन थी करीब 71% पर वो लॉन्ग होल्डिंग हो गई है 61% के आसपास। तो देखते हैं कि आगे डीआईएस की तरफ से क्या चाल रहती है। एक और दिग्गज मेहमान को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गुरांग शाह। गुरांग भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। एक क्विक व्यू आप ही शेयर कीजिए इस जियोपॉलिटिकल स्थिति पर और आप इन्वेस्टर्स को किस तरह से गाइड करेंगे। कोई रिएक्शन अगर नीचे की तरफ बाजार में आए, आपको भी क्या लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का या बढ़ाने का एक बढ़िया मौका मिलेगा बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए ये परिस्थितियां ऐसी है, जहां तक युद्ध का सवाल है अभिषेक, किसी भी तरह की टिप्पणी या अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो गया। अभी किसको पता था जब बुद्धिमानी जीव ट्रम्प साहब ने 3 दिन पहले या 2 दिन पहले कहा था कि मैं 2 हफ्ते की मोहलत देता हूं ईरान को आकर के वार्तालाप करने के लिए और मसला सुलझाने के लिए, और फिर अचानक रविवार यानी कि कल प्रातःकाल 3:30 बजे जाकर के आक्रमण कर दिया B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को लेकर के, और एक अजीब सी परिस्थिति खड़ी हो गई है। टिप्पणियां तीनों तरफ से आ रही है।
अमेरिका के तरफ से भी आ रही, ईरान के तरफ से भी आ रही, इजराइल के तरफ से भी आ रही। और ये पहली बार नहीं है अभिषेक के इस प्रकार की घटना घटी है। अभी कुछ समय पहले रशिया यूक्रेन पर हुआ था, उसके पहले इजराइल को लेकर के हमास ने कुछ ऐसी आतंकवादी हमला किया था, और उसके पहले भी इतिहास में, ज्यादा लंबी इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन हर बार इस प्रकार की समस्या खड़ी हुई है तो बाजार में गिरावट आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, क्या इंतजार करना चाहिए? तो इंतजार करना तो मैंने सीखा ही नहीं है अभिषेक भाई, क्योंकि वो इंतजार करना, स्तर देखना, मूल्यांकन देखना, वाजिब भाव देखना, निवेश करना, उस सब में क्या होता है कि आप मौका चूक जाते हैं। और जब कभी भी इस प्रकार की घटना हुई है पिछले इतिहास में, तो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं सही हूं तो, और नहीं हूं तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं, हमारा बाजार सबसे पहला संभला है और सबसे पहले ऊपर की तरफ उभरा है। आप युद्ध की परिस्थिति छोड़ दीजिए, आप कोविड को ही देख लीजिए। तो मैं ये मानता हूं कि छोटी मध्यम अवधि में तो मैं सक्षम ही नहीं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से रणनीति आपकी ये होनी चाहिए, जो हमेशा मैं कहता हूं, कि एक अनुशासन के साथ निवेश कीजिए, शुरुआत कीजिए। बाजार आपको इस प्रकार की परिस्थिति में मौके देता है निवेश करने के लिए, तो शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, लेकिन किश्तों में निवेश करना शुरू कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। मैं ये भी कहूंगा कि ये जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, जो स्थानीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं स्थानीय संकेतों को लेकर के, जो कि ज्यादा निर्भर नहीं है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर के, उसको थोड़ा बहुत नजरअंदाज करना चाहिए। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो, अगर है तो आप वहां पर भी निवेश करते हैं, लेकिन स्थानीय मार्केट में क्षेत्र पर ज्यादा आप ध्यान दीजिए। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, वित्तीय क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग है, सीमेंट है, रियल एस्टेट है, और एफएमसीजी, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी। तो ये समीकरण है करीबन 5 या 6 क्षेत्रों का, जहां पर आपको ध्यान देना अनिवार्य होगा। ठीक है, बढ़िया है कि कौन से सेक्टर्स आपको अपने फोकस में रख के चलना है, उसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल गई। और निवेशित रहने की सलाह है। बाजार को वैसे भी पुरानी कहा होते, टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और युद्ध वगैरह बाजार ने बहुत सारे देखे हैं, बाजार ने ना जाने कितने युद्ध पचाए हैं और उसके बाद हमेशा ऊपर के स्तर दिखाए हैं। आज एक और सेगमेंट जो है, जो फोकस में रहेगा, वो है आईटी का। एक्सेंचर के नतीजे आए हैं Q3 के। रेवेन्यू जो आया अनुमान से बेहतर आया, लेकिन जो बुकिंग्स रही वो घटी, तो उसके चलते हमने देखा कि शेयर की पिटाई हुई। लेकिन जो आगे जो रेवेन्यू का जो फोरकास्ट है वो अच्छा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो थोड़े से ना कंफ्यूजन की स्थिति है कि अच्छा, इसको देख के आईटी शेयरों में शॉर्ट कर दें, पोजीशन है तो निकल जाएं, क्या करें? सोमिल भाई, इन्फोसिस के एडीआर में वैसे हमने कमजोरी देखी थी जो लिस्टेड है अमेरिका में, लेकिन मतलब इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक्सेंचर के नंबर्स को आगे फोरकास्ट देखें या फिर रेवेन्यू बीट के नंबर देखें तो वो तो सही दिख रहे हैं। डील थोड़ी सी कम हुई है, बाजार ने उस पर रिएक्शन दिया, एक्सेंचर टूटा। आईटी में आपकी रणनीति आपके हिसाब से क्या होगी? वैसे तो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि पिछले 10-11 सत्र में 2 या 3 सत्र ही ऐसे होंगे जब आईटी इंडेक्स नीचे आया होगा। बिल्कुल, इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है, एक्सेप्ट फॉर टीसीएस में थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड गिरावट मैंने लास्ट वीक देखी, तो उसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इन्फोसिस इज लुकिंग ग्रेट, टेक महिंद्रा इज लुकिंग ग्रेट। इन्फोसिस में इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर मैं देखूं तो ऑन द आवरली चार्ट्स एक फ्लैग पैटर्न बना है पॉजिटिव व्यू के साथ। मुझे लगता है कि इसमें अंदर खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में एक स्टॉप लॉस 1600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में जो रैली है वो 1675 तक जा सकती है, विच इज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ अगर ये एवरेज की ऊपर इन्फोसिस 1 या 2 दिन क्लोजिंग में टिक जाता है तो मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू कर सकती है टिल 1730 1735। हाउएवर इन द मीडियम टर्म आउटलुक अगर आप देखें, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा या फिर टीसीएस, ये सारे ही स्टॉक्स ने इन द लॉन्ग टर्म
एक एवरेजेस तोड़ी है नीचे की तरफ। मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी सेल साइड पे है ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम। तो मीडियम टर्म आउटलुक में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं इन स्टॉक्स पे, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म दी स्टॉक्स आर बजिंग, सो ये स्टॉक्स में डेफिनेटली एक ट्रेड बनता है। इन्फोसिस वुड बी माय टॉप पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 1600 के आसपास का स्टॉप लॉस और ऊपर में 1675 का पहला टारगेट। ठीक है, इन्फोसिस को लेकर ये व्यू, टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए सौमित जी ने। एक और एक्सपर्ट का स्वागत कर लेते हैं शो में, निमेश ठाकर .com के निमेश ठाकर हमारे साथ हैं। निमेश भाई बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आज आपकी नजर कहां पर रहेगी और आप क्या बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, दो स्टॉक है, दो स्टॉक को मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला है HDFC लाइफ। देखिए, फ्राइडे के सेशन को भी हमारा डिस्कशन हुआ था, व्यू बुलिश था और फ्राइडे में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर ये स्ट्रांग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि 795 के टारगेट HDFC लाइफ में देखने को मिलेंगे। 770 के स्टॉप लॉस है HDFC लाइफ को मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। और दूसरा जो स्टॉक है वो GIC RE का है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर एक शार्प करेक्शन आया था और फ्राइडे के सेशन में एक एंगल्फिंग पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास बना था। तो GIC RE में मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो GIC RE के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 365 का है, जो यस्टरडे के लो के आसपास का था। और ऊपर में मेरा मानना है कि यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है तो ऊपर में 395 400 तक के लेवल आराम से देखने को मिलेंगे। तो GIC RE को मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, GIC RE को खरीदने की सलाह है। 395 के टारगेट होंगे, 365 का स्टॉप लॉस होगा। और इंश्योरेंस में ही HDFC लाइफ पर भी बाय की रिकमेंडेशन है, 795 के टारगेट से उसको खरीदने की सलाह है। तो इंश्योरेंस स्पेस से दो शेयर हो गए आपके लिए बाइंग की लिस्ट में। एक और स्टॉक के बारे में जरा व्यू ले लेते हैं और वह है भारती एयरटेल। फंडामेंटली मजबूत स्टॉक, अपने सेक्टर में डोमिनेंट पोजीशन, और शुक्रवार को हमने बड़ी तेजी भी देखी। गुरांग भाई, भारतीय एयरटेल को लेकर जरा व्यू दीजिए। बढ़िया तेजी देखी हमने, 1950 रुपए के आसपास के भाव हैं। नई एंट्री की भी आप सलाह देंगे या फिर जिनके पास हैं वो निवेशित रहें? तो अभिषेक भाई देखिए, काफी लंबे समय से पहले तो भारतीय इस स्टॉक पर टिप्पणी करने से पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना अभिषेक भाई। तो जो भी राय मैं आपके समक्ष निवेश लायक रणनीति की जहां तक बात है, तो जो भी टिप्पणी करूंगा या राय दूंगा वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इस शेयर्स में जो भी मैं राय दूंगा निवेश के लिए, वहां पे हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देता है, तो हो सकता है उनका निवेश हो। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, तो भारतीय एयरटेल काफी लंबे समय से निरंतर हमारी राय रही है निवेश करने के लिए। तो पहले तो अगर निवेश है तो बने रहे। दूसरी बात, अगर निवेश करना चाहते हैं तो जैसे मैंने सुझाया कि आप शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत मत लगाइए एक ही समय पर, और गिरावट पर जब भी आपको मौका मिले तो आप जोड़ते जाए। ये कारगर रणनीति साबित होगी, क्योंकि लंबी अवधि के लिए हमारा मानना है कि पहले तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आरपूस में सुधार हो रहा है, तीसरी तरफ टैरिफ में शायद इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर 2025 तक एक और वृद्धि होने की पूरी संभावना है। और स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या पर आप अगर नजर डालें तो वो भी निरंतर बढ़ रही है, खास करके जहां तक ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों का प्रश्न है भारतवर्ष में। और वास्तविकता ये भी है कि हमारा भारत देश जो है वो मेरे ख्याल से सबसे नीचे स्तर पर आता है जहां तक पूरे विश्व भर में सेल्यूलर टैरिफ्स की बात है। तो वॉइस तो आपको कंट्रीब्यूट करेगा ही, लेकिन उसके साथ डेटा यूसेज भी बेहतरीन तरीके से आपको योगदान देगा बैलेंस शीट पर।
गौरांग सर की तरफ से भारतीय एयरटेल पर एक टिक 3.25% का इजाफा हमने फ्राइडे सेशन में देखा था। करीब 1936 के लेवल्स पर इस स्टॉक ने ट्रेड किया था। लेकिन शुक्रवार के सेशन में कई सारे सेक्टर्स थे जो कि एक्शन दिखा रहे थे और उसमें सबसे आगे रियल एस्टेट सेक्टर और साथ ही बैंकिंग प्लेयर्स जुड़े हुए थे। इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए एक बार उनसे ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं आज सुबह वो जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। अब नुवामा की रिपोर्ट है। नुवामा कहता है कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है इनको सॉलिड लग रहा है। ओवरऑल बुकिंग्स नो डाउट थोड़े बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं और आउटसोर्सिंग जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। अनसर्टेनिटी जो है कैलेंडर ईयर 2025 में थोड़ी बहुत रहेगी एलिवेटेड लेवल पे कंपेयर टू 2024। हालांकि क्लाइंट्स को जो है प्रायोरिटाइज ये लोग करेंगे। साथ ही साथ एंटिक की भी एक रिपोर्ट आई है। ये कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर है और उसके चलते ओवरऑल नतीजे इनको थोड़े बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आउटसोर्सिंग जो है इनको स्टेबल यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा इनकी जो टॉप पिक्स है इस पूरे सेक्टर में वो है HCL टेक, कोफोर्ज और एम्फेसिस, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। एक रिपोर्ट आई है ऑयल इंडिया पे और वो है एंटिक का नोट। हालांकि इन्होंने अभी भी खरीदारी का जो लक्ष्य अपना बरकरार रखा है, लेकिन इन्होंने अपना लक्ष्य घटाया है 570 से बढ़ा के 552 का अब ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऑन ग्राउंड चैनल चेक अगर आप देखेंगे तो हाई कन्विक्शन ग्रोथ है। FY26 में भी अगर आप देखें तो क्रूड आउटपुट जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। गैस आउटपुट जो है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 3 साल का मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो 5% ऑयल में, 15% गैस में अच्छी खासी बढ़ोतरी का है। लेकिन जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा बहुत डिले इनको लगता है और साथ ही साथ GRMs जो है उसमें शायद आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें देखने मिल सकती है, क्योंकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, ये एंटिक का कहना है। इसके लिए इन्होंने हल्के से अपने लक्ष्य में कटौती की है 570 से काट के 552 का, लेकिन अभी भी ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह बरकरार रखे रहे हैं। और आज तो ये स्टॉक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिस तरह से ऑयल एंड गैस में आप देख रहे हैं, खासकर ऑयल में जिस तरह से तेज़ी देखने मिल रही है, तो ऑयल इंडिया पे तो आप खास नज़र रखिएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ऑयल इंडिया पर एंटिक की जो रिपोर्ट है, ऑफ कोर्स बाय कॉल मेंटेन ज़रूर की है, लेकिन टारगेट में कटौती की है। 570 के टारगेट वहां से 552 के टारगेट्स, और खास तौर से ऑयल रिलेटेड काउंटर्स पर आज के सत्र में नजर होनी भी चाहिए। और एक्सेंचर तो ऑफकोर्स हमने देखा भी, Q3 में कंपनी के नंबर्स आए, नई बुकिंग में जो गिरावट देखने को मिली उसका असर रेवेन्यू के फ्रंट पर दिखा। और इनफैक्ट वहां पर भी देखेंगे तो अपन गुड मॉर्निंग US मार्केट्स में भी नतीजे आने के ठीक बाद एक्सेंचर के स्टॉक प्राइस में 7% की गिरावट थी। अब यहाँ से आगे डोमेस्टिक IT प्लेयर्स पर आज के सत्र में नजर रहेगी। फ्राइडे सेशन में IT सेक्टर में अच्छा एक्शन था, लेकिन मिड कैप IT, लार्ज कैप IT प्लेज में इस वक्त आपके फोकस रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। ओवरऑल IT सेक्टर में अगर आप देखें तो एसएनजे का जिस तरह से अपडेट आया है वो एक तरह से आप देखो इन्फोसिस का जिस तरह ADR ऑलमोस्ट 4% गिरा है, वो दिखा रहा है कि थोड़ी तो कमजोरी है वो सेक्टर में। एंड ओवरऑल जो US का जो कह सकते हैं ना कि आगे जाके GDP ग्रोथ स्लो डाउन होगा, जो अराउंड 2.3 2.4 था वो शायद 1.5 के आसपास रहे, तो वहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आएगा। तो इन्फोसिस हो या TCS हो, मैं लॉन्ग टर्म के एंगल से बात करूं तो मुझे यहाँ इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी और AI का जिस तरह से फोर्स से आना है, आगे जाके कम होंगे जॉब्स एंड ऑल दैट, तो वहां भी इम्पैक्ट आएगा। प्लस डॉलर डी वैल्यू हो रहा है तो वो भी करेंसी में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ ही सालों से हम लोग देख रहे थे, 10 साल, तो जबरदस्त IT सेक्टर को फायदा मिला है। तो अगर आप लंबे समय के लिए बात करें तो इन्फोसिस हो, TCS हो या HCL हो, वहां ये प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आप देखो इनका कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ भी जो देते वो गाइडेंस 2% 3% इतना ही देते, तो वो इतना अपीलिंग नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, आगे का पिछले का समय बहुत अच्छा गया, लेकिन यहाँ से मुझे दिक्कतें ज्यादा लग रही है। तो इसलिए आप देखो ADR में फॉल डाउन आया, तो ये नास्डेक के साथ चल रहे हैं और काफी हद तक कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपडेट आते हैं इन एसेंचर उन सब के साथ, लेकिन टोटली तो मैं देखूं तो मुझे काफी वीकनेस लग रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई थिंक अगर किसी को निवेश करना है तो मिड सेक्टर में जा सकते हो, कोफोर्ज या पर्सिस्टेंट। तो भी ओवरऑल सेक्टर अगर आप देखो तो थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। IT सेक्टर पर आपने अपने कंसर्न्स पहले भी हमारे साथ शेयर किए
थे और लार्जर आईटी प्लेयर्स में ये इस वक्त रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। एक्सेंचर के नंबर्स के ठीक बाद आज लार्जर आईटी प्लेयर्स डोमेस्टिक मार्केट में तो फोकस रेडार पर रहेंगे। हालांकि मिड कैप आईटी सेक्टर में अच्छा खासा रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, लेकिन खबरों के दम पर जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उसमें भी ये सेक्टर है, आईटी सेक्टर, और इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर्स और खबरें जो कि शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद से लेकर अब तक आई हैं। एक बार आशीषा से ये सारी खबरें जान लेते हैं। आशीषा बताएं। मानसी, हाँ, तो सबसे पहले आईटी सेक्टर की तो आपने चर्चा की, एक्सेंचर के नतीजों के दम पर यहाँ पे एक्शन दिखेगा, लेकिन इसके अलावा ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं। याद रखें कंपनी की एपीआई फैसिलिटी जो है तेलंगाना में, वहाँ से फॉर्म 483 में एक ऑब्जर्वेशन मिला है कंपनी को। यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन खत्म हो चुका है और फॉर्म 483 में एक ऑब्जर्वेशन इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को मिला है, तेलंगाना की ये फैसिलिटी। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी ने चेन्नई में एक नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 2100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर कंपनी के लिए निकल कर आई है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या HAL, इस कंपनी पर नजर डालेंगे। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन टेक्नोलॉजी के लिए सक्सेसफुल बिडर नियुक्त हुई है। इसरो ने ये नियुक्ति की है, जहां पर नए लॉन्चेस हो सकते हैं, नए ऑर्डर विन्स आए हैं, जिसके चलते HAL में भी एक्शन दिखेगा। BEL 580 करोड़ रुपए के कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। 5 जून से अब तक ये नए ऑर्डर्स हैं। NLC इंडिया कंपनी की सब्सिडरी को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए, तो नए ऑर्डर विन्स के चलते NLC इंडिया पर भी अपनी नजर रखे। बायोकॉन 4500 करोड़ रुपए का कंपनी ने फंड रेज किया है QIP के द्वारा। LT फूड्स, जहां पर US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है, 340% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी सोयाबीन मील एक्सपोर्ट्स पर, तो एक्सपोर्ट्स पर इस ड्यूटी के चलते LT फूड्स पर अपनी नजर रखे। बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर फंड रेजिंग अप्रूव करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 26 जून को, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2000 करोड़ के अर्निंग्स कंपनी ने किए हैं। कंपनी ने एक लॉन्च किया था बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट, जिसके चलते इतना कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है कंपनी का। और लास्ट में हिल्टल मेटल फोर्जिंग, इस कंपनी पर भी नजर रखें। याद रखें कंपनी को फीजिबिलिटी एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वंदे भारत और बाकी राइट्स के लिए कंपनी को फीजिबिलिटी और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के लिए राइट्स से ये अग्रीमेंट आया है, तो बड़ी खबर इस कंपनी के लिए, जिसके चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे, इस पर विस्तार में चर्चा भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं 18 हाउस स्वदेश। मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं। भारतीय बाजार नए हफ्ते की शुरुआत में हमें कई सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और विदेशी बाजार से आ रहे संकेतों को पहचाना है, और ऐसे में इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री, इस एंट्री का असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा, इसी पर होने वाली है नजर। मार्केट्स लाइव की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, और शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक हेडलाइंस के साथ। इजरायल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर रखी भारी एयर स्ट्राइक, पनडुब्बी से 30 टोमाहॉक का मिसाइल भी दागी। ट्रंप ने हमले जारी रखने की दी धमकी। ईरान की संसद में हॉर्मुज रूट बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी से कच्चे तेल में तेजी बढ़ी। ब्रेंट के दाम $79 के ऊपर निकले, लेकिन सोने में सीमित दायरे में कारोबार। कॉमेक्स पर गोल्ड $3380 के करीब। अमेरिकी बाजारों से कमजोर संकेत, फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में 150 अंकों से ज्यादा की कमजोरी। नास्डैक फ्यूचर्स भी करीब 100 अंक नीचे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों की मिलीजुली हुई थी क्लोजिंग। कमजोर शुरुआत के बाद संभलने की कोशिश में एशियाई बाजार। गिफ्ट निफ्टी 110 अंक गिरकर 25,000 के करीब। निक्काई में 200 अंकों की गिरावट। हांगकांग, चीन, कोरिया में भी कमजोरी। BEL को मिले 585 करोड़ रुपए के नए डिफेंस ऑर्डर। मिसाइल, फायर कंट्रोल सिस्टम, जैमर और स्पेयर पार्ट सप्लाई करेगी कंपनी। ग्रैन्यूल्स को USFDA का झटका। तेलंगाना की API यूनिट को फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति की गई जारी।
Q3 में एक्सेंचर की नई बुकिंग 6% घटने से रेवेन्यू में गिरावट। नतीजों के बाद शेयर 7% गिरा। आज आईटी शेयर्स पर रहेगा फोकस। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से क्यूज की अगर बात करें, करीब 100 अंकों की बिकवाली 25,000 के इर्द गिर्द यहां पर कामकाज देखने को मिलेगा। और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड एक्शन जो है उसमें मिला जुला स्टांस टूवर्ड्स डाउनसाइड इस वक्त जरूर देखने को मिला है। एशियाई बाजार संभलने की पूरी कोशिश करते हुए विदेशी बाजार में इन पर्टिकुलर यूएस के मार्केट्स में मिक्स क्यूज देखने को मिले थे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन नजरें सारी होनी चाहिए फ्यूचर्स पर, क्योंकि फ्यूचर्स में इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन का इस वक्त जरूर नजर आ रहा है। इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव की स्थिति थी उसमें यूएस की एंट्री के ठीक बाद प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं और उसका असर भारतीय बाजार पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिखेगा। शुक्रवार का सेशन भारतीय बाजार के लिए काफी अच्छा, काफी दुरुस्त था। उम्मीद यही करके चलेंगे कि मंडे मॉर्निंग भी इसी तरह के संकेत जब भारतीय बाजार खुले तब नजर आए। ब्रोकरेजेस के रेडार पर ढेर सारे काउंटर्स हैं, ढेर सारे सेक्टर्स हैं और खबरों के दम पर भी हमने आपके सामने सारी की सारी खबरें रखी हैं जो कि फ्राइडे सेशन क्लोजिंग के बाद से एक्सचेंजेस पर आई हैं। और इन सारी खबरों के बीच हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल भी जुड़ी हैं जो कि लगातार आपकी हैंड होल्डिंग कर रही हैं भारतीय बाजार पर, उनकी एनालिसिस के साथ। तपन दोषी, सौमिल मेहता, गौरांग शाह और निमेश ठाकर हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट्स लाइव में। हमारे साथ शिवांगी शाडा भी जुड़ गई हैं, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। शुरुआत सीधा शिवांगी से ही करते हैं। गुड मॉर्निंग शिवांगी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल सबसे पहले शेयर कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही अच्छी कमबैक देखने को मिली थी बुल्स की फ्राइडे के सेशन में, और एक पोटेंशियल गोल्डन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के वर्ज पे ब्रेकआउट भी था निफ्टी इंडेक्स वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें। बट ओवरऑल ग्लोबल टेंशंस माउंट अप हुए हैं ओवर द वीकेंड, और इस कारण हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत ओपनिंग हमें अफेक्ट कर सकती है। बट ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है डोमेस्टिक मार्केट्स में काफी स्ट्रांग है, तो हम वहां टिकते हुए नजर आएंगे। सपोर्ट्स पे बाइंग नजर आएगी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी फैक्टर्स भी काफी स्टेबल है, यानी कि पुट कॉल रेशियो 1.14 के ऊपर है, एंड यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि काफी कंफर्टेबल है अभी। ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी वीक में हम एंटर कर रहे हैं, तो काफी वॉलेटिलिटी और रोलर कोस्टर राइड भी एक्सपेक्टेड रहेगी। बट ऐसे में पसंदीदा काउंटर मेरा सबसे पहला रहेगा BEL। ऑफ कोर्स डिफेंस स्पेस फ्लेवर रहेगा पूरे इस माहौल में, और BEL में हमने देखा है कि काफी लंबे टाइम तक पिछले 4 हफ्तों से कंसोलिडेट किया है। स्लो एंड स्टेडी मूव हुई है, बट मेजरली कंसोलिडेशन में हमने देखा है। और फ्राइडे के सेशन में एक बहुत ही अच्छी प्राइस और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होते हुए दिखा था ये स्टॉक में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है 425 के लिए यहाँ पे हम खरीदारी करें, 400 के एक स्टॉप लॉस के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है फोकस रेडार पर शिवांगी के, और BEL पर तो इनफैक्ट खबर भी आई है शिवांगी। कंपनी 5 जून के बाद 585 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले हैं, और डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर ऑर्डर विंस के चलते, MOUs के चलते लगातार डिफेंस कंपनियां फोकस रेडार पर भी होती हैं। और BEL न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट भी नजर आएगा, और अब आपका भी कन्विक्शन 425 के लेवल्स टुवर्ड्स अपसाइड यहाँ पर मिल सकते हैं। इस बीच रुपए की ओपनिंग हो चुकी है 17 पैसे कमजोरी के साथ रुपया खुलता हुआ 86 रुपये 59 पैसे के मुकाबले 86 रुपये और 76 पैसे पर 86.76 के लेवल्स पर 17 पैसे डाउन टर्न्स के साथ रुपए की ओपनिंग डॉलर के मुकाबले इस वक्त होती हुई देखने को मिली है। कमोडिटी मार्केट में सोने चांदी के चाल में हम देख रहे हैं एज एंटिसिपेटेड सेफ हेवन सुरक्षित निवेश के तौर पर एक मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी, और मूवमेंट नजर आ रही है। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं कह सकते, लेकिन ऑफकोर्स हम देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में इंपैक्ट जरूर देखने को मिली है। कच्चे तेल की चाल पर लगातार फोकस है। $79 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड के दाम, और भारतीय बाजार में प्री ओपन टिक्स की अगर बात करें 25,100 पर फ्राइडे सेशन 25,100 के पार क्लोजिंग हमने दिखाई थी। आज के सत्र में गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी इम्प्लाइड ओपन्स में 100 अंकों की बिकवाली थी, और इस वक्त भी 24,840 के लेवल्स के आसपास प्री ओपन में निफ्टी फिलहाल कामकाज करता हुआ। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। अभी डिफेंस में BEL की बातचीत हम कर रहे थे, और ऑर्डर विन्स MOUs के चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भी एक खबर आई है। इसरो के SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए
लिए सफल बिडर बनी है ये कंपनी। प्री ओपन में मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड ही नजर आ रही है और SSLV के डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। बिडर बनी है ये कंपनी और इस डेवलपमेंट के चलते आज HL फोकस रेडार पर रहेगी। एक टेक आपसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और साथ ही ओवरऑल डिफेंस पैक पर। आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो अभी कुछ क्षण पहले कार्यक्रम के शुरुआत होने के पश्चात जब अभिषेक भाई ने बाजार को लेकर के प्रश्न पूछा था और खाड़ी में जो परिस्थिति हुई है खड़ी उसको लेकर के कुछ प्रश्न किए थे कि कहाँ पर निवेशकों को अपनी नजर या ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ क्षेत्र मैंने बताए थे, उसमें से एक क्षेत्र था रक्षा क्षेत्र। और मैंने तो कई बार हमारे ही चैनल 18 और स्वदेश पर यह कहा है कि आप निवेश करते हैं रक्षा से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में तो नजरिया 3 साल 5 साल या उससे अधिक रखिए, क्योंकि उतना समय लगता है। और अगर आप इतना लंबा समय रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी जो निवेश की रणनीति है रक्षा क्षेत्र को लेकर वो काफी कारगर सिद्ध होने की पूरी संभावना है और अच्छा मुनाफा भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि समय लगता है मानसी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों को आज ऑर्डर मिला और कल सुबह 24 घंटे में वो एग्जीक्यूट कर देंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हाई टेक्नोलॉजी प्रिसिशन से बनाते हैं ये प्रोडक्ट्स, प्रोटोटाइप बनता है और फिर मास स्केल प्रोडक्शन। तो रक्षा क्षेत्र में मैंने हमारी रिसर्च टीम की तरफ से काफी कुछ रिकमेंड है और HAL पर तो स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा खरीदारी बेचने की या बने रहने की, क्योंकि कवरेज नहीं है फिलहाल। लेकिन HAL है, फिर एक और कंपनी है, ये कोई निवेश की रणनीति नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ, हम ये बता रहे हैं कि कौन सी कंपनी सक्षम और मजबूत है। तो सभी सरकारी कंपनियां मेरे ख्याल से बहुत ही सक्षम है, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। HAL है, एमटार टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां हैं, मिश्र धातु जैसी कंपनियां हैं, मजगांव डॉक, गार्डन रीच, भारत डायनामिक्स, BEML। हमारी इस टीम के तरफ से जहां पर खरीदारी की राय है वो है कोचिन शिपयार्ड, BEL और BHEL। लेकिन जैसे मैंने कहा, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे ख्याल से बहुचर्चित रहेगा मानसी आने वाले भविष्य में भी, क्योंकि अगर आने वाले भविष्य में हम ये मान के चलते हैं कि खाड़ी में मसला सुलझता है या फिर रशिया यूक्रेन के बीच में मसला सुलझता है, तो तीसरा कांड भी होने की पूरी संभावना है विश्व भर में कहीं पर भी, और ऐसी परिस्थितियां बहुत नाजुक होते हुई जा रही है। तो रक्षा क्षेत्र मेरे ख्याल से स्थानीय मार्केट को लेकर के और विदेश से जो कंपनियां ऑर्डर देंगी हमारी कंपनियों को, एक्सपोर्ट मार्केट भी उतना ही दुरुस्त लग रहा है। ठीक है, ये डिफेंस वाले शेयरों को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए जो खबरों वाले शेयर है ना, फटाफट कुछ शेयरों पर व्यू लेते हैं। ग्रेन्यूल्स फोकस में आज रहेगा क्योंकि इनकी तेलंगाना के API प्लांट की USFDA ने जांच की है और फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति जारी की गई है। ये प्लांट काफ़ी क्रूशियल है, हैदराबाद में प्लांट है ये तेलंगाना में। हालांकि अगर आप ग्रेन्यूल्स के शेयर की बात करें तो इसने पैसे बना के दिए नहीं है। अगर आप 6 महीने देखें, साल भर देखें तो आपको नेगेटिव टेरिटरी में ही शेयर दिखेगा। हाल फिलहाल एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन पिछले 7-8 सत्र में देखेंगे तो इक्का दुक्का सत्र में ही बाइंग होगी, अदरवाइज शेयर नीचे आ रहा है। 486 रुपये का भाव। शिवांगी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है इसका चार्ट आपको और ग्रेन्यूल्स को लेकर आप क्या व्यू देंगी? की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि हम इसमें देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी की अटेम्प्ट जरूर हुई थी फ्राइडे के सेशन में, बट इम्पोर्टेंट है कि ये कितना सस्टेनेबल रहेगा। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें। अगर ये 500 के लेवल्स के ऊपर अगर होल्ड करते हुए नजर आता है तो ही हम इसमें निवेश के मौके ढूंढे। ठीक है, ग्रेन्यूल्स को लेकर ये व्यू किया। ब्रिगेड का शेयर भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि चेन्नई में इन्होंने नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मॉर्गन हाइट्स के नाम से, और इसकी ग्रॉस डेवलपमेंट जो वैल्यू है वो है 2100 करोड़ रुपए की। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बेंगलुरु में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गोदरेज MSR सिटी के नाम से, और लॉन्च के दौरान ही 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बुकिंग हो गई है। तो रियल एस्टेट में देख रहे हैं कि चौतरफा तेजी बनी हुई है और निश्चित तौर पर RBI के जो कदम थे रेपो रेट में रिडक्शन का, उससे भी फायदा मिला होगा। तपन जी, रियल एस्टेट पैक में मान लीजिए अगर कोई शेयर आपको चुनना हो, आपके हिसाब से अभी बेहतर मौके कहाँ पर हैं? शेयर थोड़े चल गए हैं तो थोड़ा पिक एंड चूज करना आम आदमी के लिए मुश्किल होगा, आप जरा चीज आसान कीजिए।
करेक्ट अभिषेक जी। सी रियल एस्टेट हम लोग चार में डिवाइड कर सकते हैं। एक थे प्रीमियम सेगमेंट, दूसरा होता है एफोर्डेबल सेगमेंट, थर्ड आप कमर्शियल प्रॉपर्टी, और फोर्थ हम लोग रीट ले लेते हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम सेगमेंट में काफी बढ़ चुका है। तो वहाँ चुनिंदा शहर है जैसे डीएलएफ है ना, उसको आप थोड़ा नजर में रख सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी आप देखो ओबेरॉय से लेके काफी सारे गोदरेज काफी सारे बढ़ चुके हैं। तो वहां थोड़ा आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट पिछले 2 साल से काफी चल रहा था, खास करके आपके सिटी साइड में गुड़गांव और वहां सब। तो डीएलएफ का जैसे मैंने देखा अभी 11,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ऐसे एक वीक में चला गया। लेकिन हाँ, डीएलएफ अच्छा कर रहा है प्रीमियम सेगमेंट में, तो वहां आपको थोड़ा सिलेक्ट है, क्योंकि वहां थोड़ा प्रॉब्लम है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एफोर्डेबल में देखो तो वहां ठीक ठाक है। एफोर्डेबल में आप थोड़ा ये ब्रिगेज भी आ जाता है, तो वहां मुझे ऐसा लगे वहां थोड़ी ज्यादा चांसेस है कि थोड़ा नो स्टॉक्स बढ़े वहां, क्योंकि वहां क्योंकि देखो एक एफोर्डेबल होता है तो उनका इतना मार्जिन नहीं होता है, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में मार्जिन ज्यादा होता है। लेकिन वो उनके वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल लग रहे हैं कंपेयर टू प्रीमियम सेगमेंट, तो वहां आप एफोर्डेबल में थोड़ा ध्यान दीजिए। कमर्शियल और वो तो चल रहा है, वो स्टेडी रेट पे चल रहा है, खास करके साउथ इंडिया में ज्यादा चल रहा है जहाँ शोभा और वहां सब है। तो वहां आप थोड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी का अगर देखें तो वो साइड इसे देख सकते हैं। रेट ऐसा है ना कि आपको एक स्टेबल डिविडेंड चाहिए 7-8%, तो ठीक है, उसमें कभी स्टॉक बढ़ते नहीं है, से डिविडेंड अच्छा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अफोर्डेबल ऑफ कोर्स फर्स्ट चॉइस है, कि प्रीमियम में जैसे मैंने कुछ स्टॉक के नाम दिए वहां आप फोकस कर सकते हो। जी थैंक्स फॉर दैट टेक। अफोर्डेबल सेगमेंट पर भी नजर होनी चाहिए, और न्यूज़ फ्लो के चलते आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स पर इम्पैक्ट रहेगा। डेवलपमेंट से जुड़े हुए, बिजनेस एक्सपेंशन से जुड़े हुए न्यूज़ दोनों कंपनियों के लिए इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल की चाल पर एक नज़र होनी चाहिए। $78 प्रति बैरल के आसपास इस वक्त ब्रेंट क्रूड की चाल हम देख रहे हैं। एक सर्ज जरूर देखने को मिला था यूएस स्ट्राइक का, जो कि ईरान पर हुए उसके ठीक बाद, लेकिन इक्विटी मार्केट पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा। ऑयल रिलेटेड काउंटर्स, ऑयल रिफाइनर्स, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, इन तमाम पर आज के सत्र में खास तौर से ध्यान होना चाहिए। शिवांगी एक टेक का सोमल, इनफैक्ट गुड मॉर्निंग, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के लिए एंटी केक रिपोर्ट्स भी आई हैं। खरीदारी की राय जरूर इन्होंने बरकरार रखी है, लेकिन एट द सेम टाइम टारगेट्स कट किए हैं फ्रॉम 570 टू 552। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स पर आज बाजार खुलने के साथ किस तरह के स्टांस आप देख रहे हैं? लुकिंग ग्रेट। एक वीकली चार्ट्स पर एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है। आई एम डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव ऑन ओएनजीसी, वेरी स्पेसिफिकली। एचपीसीएल, बीपीसीएल थोड़ी सी गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन आई डोंट सी कि वहां पे बहुत ज्यादा कोई गिरावट मिल सकती है इस समय। लेकिन अगर आप देखें तो ओएनजीसी इज द बेस्ट बेट ये पूरे पैक में, क्योंकि 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एक अच्छा सपोर्ट है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। इस समय थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। हाउएवर मुझे लगता है कि अराउंड 245 का एक बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस रखते हैं ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 270 के आसपास इन द वेरी शॉर्ट टर्म। ऑयल रिलेटेड प्लेयर्स पर ये एक टेक इस वक्त मिलता हुआ। बाजार की कमज़ोर शुरुआत के संकेत इस वक्त नज़र तो आ रहे हैं, और क्विकली इसी के तर्ज पर आज के सत्र में ऑयल रिलेटेड काउंटर्स हैं, डिफेंस का खेमा है, आईटी सेक्टर है जिस पर खास तौर से नज़र रहेगी, और रियल एस्टेट में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जो कि खबरों के दम पर एक्शन दिखा सकते हैं। एनटीपीसी के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। और निमेश गुड मॉर्निंग, क्विकली आपसे एनटीपीसी पर एक टेक जानना चाहेंगे। सेकंड और लास्ट पार्ट कैपेसिटी कंपनी ने कमीशन की है, बिजनेस एक्सपेंशन की खबर आती हुई, जिसके चलते एनटीपीसी स्टॉक जो है आज फोकस रेडार पर होगा। आपकी राय? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखी थी एक वॉल्यूम के साथ, और 21 ईएमए का रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दिया था। मेरा मानना है कि अगर 337 के ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक के अंदर 350 के अराउंड के एक लेवल जो है वो बनते हैं। तो ऑल ओवर यहाँ से एक सपोर्ट एरिया है, रिवर्सल बन रहा है, तो व्यू बुलिश है। 350 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 350 के लेवल आप छोटी अवधि में उम्मीद करके चल सकते हैं एनटीपीसी के शेयर के लिए। बाजार खुलने में करीब 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है। प्री ओपन के जो लेवल्स हैं वो हो गए हैं फ्रीज, और गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था 100-110 पॉइंट नीचे खुलने की, थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट हो रही है। क्या ये अपॉर्चुनिटी बनेगी
क्या बाजार गिर के रिकवर करेंगे, इस पर देखते हैं आगे नजर रहती है या फिर और गिरावट बढ़ती है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन 24,940 के आसपास निफ्टी की शुरुआत होगी। आज के लिए जो कह सकते हैं कि बढ़िया सपोर्ट लेवल है वो है 24,800 का, तो वो तो अभी थोड़ा दूर दिख रहा है, उस पर आप नजर बना के चलिएगा। हालांकि शुरुआत में जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो थोड़ा वीक लग रहा है, और ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि शुक्रवार को हमने बड़ी तेजी देखी है, 325 अंकों के आसपास की मजबूती हमने शुक्रवार को देखी। एफआईज का पार्टिसिपेशन आया, करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईज ने बाइंग की, लॉन्ग होल्डिंग उनकी हो गई है बढ़ के 24% इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो वहां से सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। देखते हैं क्या सपोर्ट हो कंटिन्यूड रहता है। 4 दिन की बाइंग हो गई एफआईज की तरफ से, क्या पंजा लगाएंगे एफआईज, इस पर नजरें रहने वाली है। लेकिन आज सिर्फ 3 शेयर फिलहाल आपको देखेंगे कि ये बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। उसमें है एक डिफेंस वाली कंपनी बीएल, कितनी ऊपर खुल रहा है, करीब 0.25% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। नेस्ले में हमने तेजी देखी थी शुक्रवार के सत्र में भी 0.2% के आसपास की, नेस्ले का शेयर आज ही मजबूती के संकेत दे रहा है, आधे % ऊपर ये शेयर खुल सकता है। और ओएनजीसी में तेजी की वजह यह है कि देखिए क्रूड अगर स्पाइक करता है तो जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं जो क्रूड निकालती है, अगर भाव बढ़ता है तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा, उनके क्रूड के भी दाम बढ़ते हैं फिर तो इसके चलते देख रहे हैं कि ओएनजीसी में थोड़ी सी बढ़त पर शुरुआत के संकेत हैं, हालांकि ज्यादा तेजी नहीं, आधे % ही ऊपर खुलने के संकेत दे रहा। गिरावट वाले शेयरों की अगर बात करें तो जियो फाइनेंस में हमने 3% से ज्यादा की तेजी देखी थी शुक्रवार को, आज थोड़ी सी डैमेज वहां पर दिख रही है, करीब 2% नीचे जियो फाइनेंस दिख रहा है। इन्फोसिस करीब 1.25% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। चलिए बाजार की शुरुआत हो गई है, और जो शुरुआत हुई है निफ्टी की करीब 140 अंक नीचे हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंक नीचे निफ्टी बैंक की शुरुआत थोड़ी, उसके बाद थोड़ा झटका बढ़ता हुआ 420 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक इस वक्त दिखेगा, और निफ्टी की जो शुरुआत हुई है 172 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी आपको दिखेगा। सेंसेक्स है 700 अंक नीचे, और कमजोरी आपको स्क्रीन पर चौतरफा दिखाई देगी, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी आधे % के आसपास की गिरावट है। आज का जो टॉप लूजर है अगर आप देखेंगे तो वो है आईटी, डैमेज कर रहा है। हमने आपको बताया था कि आज गिरावट पर शुरुआत होगी, क्योंकि एक्सेंचर के नतीजे तो कमजोर नहीं आए, उनकी ऑर्डर घटी थी, और उसके चलते हमने देखा था कि शेयर में 7% के आसपास गिरावट आई थी। एक्सेंचर का चूंकि बिजनेस मॉडल भारतीय कंपनी जैसा है तो वहां से क्यूज थोड़े से स्ट्रांग मिलते हैं इंडियन आईटी कंपनीज को। इन्फोसिस 2.25% नीचे ये खुला है। एचसीएल टेक, विप्रो, यहां पर भी गिरावट पर शुरुआत हुई है। अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो 1% के आसपास की कमजोरी टेक महिंद्रा में है, लेकिन जो दिग्गज टीसीएस है, टीसीएस की गिरावट है करीब आधे % के आसपास की, तो टीसीएस में ज्यादा कमजोरी हम देख नहीं रहे। धीरे धीरे कुछ शेयर्स हैं देख रहे हैं कि ग्रीन टेरिटरी में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। एसबीआई हो गया, भारतीय एयरटेल जो कि स्ट्रांग मूव हमने देखा था शुक्रवार के सत्र में 3% का हरे निशान में ये शेयर लौट आए हैं। सिप्ला में थोड़ी सी तेजी है 0.25% की। इंडसइंड बैंक हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, करीब 0.25% के आसपास की मजबूती वहां पर है। लेकिन नेस्ले टॉप गेनर आज का ये शेयर है, 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नेस्ले दिखाई देगा। और अगर आप 0.25% की तेजी जोड़ लीजिए तो 2 सत्र में बढ़िया पैसे कमा के इसने दे दिए। तो माहौल थोड़ा सा ना आईटी से खराब है, क्योंकि आईटी का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आईटी का इंडेक्स से करीब 1.25% नीचे, और उसका इस वॉर से उतना लेना देना नहीं है। थोड़ा सा इंपैक्ट आप कह सकते हैं कि नेस्डेक फ्यूचर्स करीब 100 अंक नीचे था। शुक्रवार को भी हमने देखा था कि नेस्डेक में गिरावट आई थी 100 अंकों के आसपास की। और दूसरा कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किए हैं एक्सेंचर की गिरावट ने, 7% एक्सेंचर गिरा, उसकी चपेट में बाकी शेयर भी आ रहे हैं। और जो टॉप 3 लूजर्स हैं निफ्टी के वो है सारे के सारे आईटी के, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, 1 से 2.25% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में आपको दिखेगी। करीब 300 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश लोअर लेवल से जरूर दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो आज वो कमजोर है, 650 शेयर ऊपर है, लेकिन 1550 शेयर आज गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। इंडिया विक्स एज एक्सपेक्टेड थोड़े से स्पाइक की उम्मीद थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ा है। इस संघर्ष में हम देख रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका ने हमले किए, तो इंडिया विक्स करीब 4% ऊपर है, 14.25 का इंडिया विक्स से बाजार की गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती दिख रही है। निफ्टी जो है 178 अंक नीचे इस वक्त आपको कारोबार करता दिखाई देगा, 24,937 के आसपास का। कुछ और शेयरों पर नजर डालते हैं जहां पर थोड़ी बड़ी बाइंग हो रही है। 1% की तेजी 3 शेयरों में है वायदा में, बीएल है, एसबीआई कार्ड से, ग्लेनमार्क है, यहां पर आपको 1% के आसपास की मूव्स दिखेंगे।
लेकिन अगर हम गिरावट की बात करें, एस्ट्रल 3.5% ये शेयर टूट गया। पाई बनाने वाली ये कंपनी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ओरेकल फाइनेंशियल कमजोर है। आईटी वाली कंपनी मिड कैप में, प्रेस्टीज स्टेट में भी कमजोरी है। हालांकि इनके प्रोजेक्ट लॉन्च की खबर आई, लेकिन शेयर को सपोर्ट मिल नहीं रहा है। सीमेंस का शेयर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, थोड़ा चलने के संकेत दे रहा था, लेकिन सीमेंस में आज दबाव है। और वोडाफोन आइडिया की कहानी वही है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1.5% नीचे वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। कुछ बड़े मूव्स पर नजर डालते हैं कि आज बड़ा एक्शन हो कहां पर रहा है। वैसे तो आप देखेंगे कि मिड कैप, स्मॉल कैप चौतरफा बिकवाली के शिकार हो रहे हैं। चढ़ने वाले शेयरों में इंडिया सीमेंट में 2% की तेजी है। शोभा डेवलपर करीब 2% ऊपर है। डिफेंस वाले शेयरों में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। बीएल तो ऊपर है ही, गार्डन रीच हो गया, मझगांव डॉक हो गया। यहाँ पर 1.5 से 2% के आसपास की तेजी पर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। भारत डायनेमिक्स में भी 1.5% के आसपास की तेजी है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन 4% ये शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है। और NSE 500 का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये है शेयर। तो IT लेड आज का फॉल है। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां से भी कुछ सपोर्ट वाले शेयर आज दिख नहीं रहे हैं। सिर्फ एक शेयर ऊपर है 12 में से, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अदरवाइज बाकी के सभी शेयर कमजोर हैं। HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों को अगर मिला दें तो दोनों से जो नेगेटिव योगदान है वो है 220 अंकों का। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI के शेयर भी थोड़ी सी गिरावट पर शुरुआत की संकेत दे रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। 300 अंक नीचे आपको इस वक्त निफ्टी बैंक दिखेगा। 56,000 के तो नीचे आ गया है। 55,900 के भी नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी गिरावट यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी अब है करीब 200 अंक नीचे, 24,900 के आसपास। तो कहीं ऐसा पैनिक का माहौल नहीं। 1% के आसपास की भी गिरावट ये नहीं है। 0.25% नीचे बाजार इस वक्त आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है बहुत मुश्किल 0.5% के आसपास की है। IT में थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि माहौल खराब होता हुआ जरूर दिखा है। IT शेयर चले भी हैं तो थोड़े प्रॉफिट टेकिंग के शिकार भी हो रहे हैं। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये समझते हैं कि ओपनिंग ट्रेड में बाजार में उन्हें मौके कहां पर दिख रहे हैं और आपको अभी क्या सौदा लेना है। मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त ONGC, सिप्ला, भारती एयरटेल और UPL जैसे काउंटर्स पर 24,963 के लेवल्स। बिकवाली का दबाव निफ्टी में। ऑन द फ्लिप साइड इस वक्त बिकवाली अगर देखेंगे मेजर ICICI बैंक के, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS जैसे काउंटर से इस वक्त क्लियरली नजर आ रही है। बाजार की चाल सुस्त, कमजोरी का हाल और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो हैं हावी होते हुए इस वक्त मार्केट पर लगभग सारे सेक्टर्स में बिकवाली है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। शरण लीलाने हमारे साथ। शरण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मार्केट की शुरुआत में कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं, वो आप बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है काफी सुस्त ट्रेडिंग सेशन है नेगेटिव साइड पे, बट काफी समय से मेरे नजर में था भारत डायनेमिक्स। आज एक ट्रेंडिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। तो किसी इंट्राडे ट्रेड करना है तो आज एक BDL जून फ्यूचर्स में आप ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 1925 के आसपास शेयर चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा डे लो अराउंड 1900, टारगेट रहेगा 1950 और 1975 के लेवल्स। आज मानसी एक ही स्टॉक आ रहा है मेरे रेडार। और सही भी है, हमारे एक्सपर्ट्स भी काफ़ी कॉशियस हैं इस वक्त मार्केट पर। लगातार हमारे व्यूअर्स को भी हम यही बता रहे हैं, एहतियात बरते। मार्केट में काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी। BDL करीब 1.5% की तेज़ी। शिवांगी, आपका दिया स्टॉक BEL भी इस वक्त बाजार खुलने के साथ वॉलेटाइल मार्केट गिरावट में भी स्टॉक चल रहा है। ऑलमोस्ट 2% की गेंस BEL के काउंटर पर। आपकी राय क्या होगी और हाँ, ओपनिंग ट्रेड्स आपके क्या होंगे? जी बिल्कुल, BEL में हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है एक मार्केट के वॉलेटाइल मूव्स के बावजूद। यहाँ पे ये सेक्टर क्लियरली बहुत ही शानदार रूप से प्ले आउट करते हुए नजर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली स्टॉक जो है अपने रेंज ब्रेकआउट करने के बाद हायर जोन्स पे काफी अच्छी तरह से टिक रहा है। तो यहाँ पे जरूर रीआइट्रेट हम करेंगे ट्रेड को और टारगेट्स के लिए हम होल्ड करते हुए रहे। दूसरा पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम्स पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा मोमेंटम है और जिस तरह से स्टॉक जो है पूरे IT क्षेत्र में ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी स्ट्रांगली
हायर जोन्स पे कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट जो टारगेट्स है यहाँ पे करीबन आपको 6350 तक के लिए हम इसमें खरीदारी करें। 6000 के एक स्टॉप लॉस के साथ काफी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो ये स्टॉक को मोमेंटम में कंटिन्यू रखेगा। ओके, परसिस्टेंट चाल, मजबूती इस वक्त। और बाजार खुलने से ठीक पहले तपन दोषी से जब हमने उनकी राय जानी, उन्होंने भी लार्जर आईटी प्लेस के बदले मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर अपना कन्विक्शन ज़रूर बताया था और परसिस्टेंट का भी जिक्र तब किया था। इस वक्त शिवांगी के भी फोकस रेडार पर 6350 के टारगेट्स टुवर्ड्स अपसाइड यहाँ पर उन्हें नजर आते हैं। निमेश, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए मानसी, पोली कैप का काउंटर है। कल के सेशन में भी हम लोगों ने एक अच्छा बाइंग देखा था, एक बुल एंगल्फिंग पैटर्न बनी थी विथ वॉल्यूम, और आज भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेरा मानना है कि पोली कैप में अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक साइडवे स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आसपास से स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है। ये चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 6200 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, तो ये मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पॉलीकैप के अंदर मेरा बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा मैं बाय रिकमेंडेशन करूंगा, जो हमारा फ्राइडे का भी मेरा रिकमेंडेशन था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो फ्राइडे में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। आज के दिन में जिस तरह से स्टॉक अभी डाउन है, गैप डाउन हुआ है, ओपन हुआ है, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड हुआ है। मेरा मानना है कि जिस तरह से हम लोग ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं और ऑयल प्राइस की पॉजिटिव इंपैक्ट रिलायंस के ऊपर भी आ सकते हैं, तो रिलायंस में यहाँ से बाय, ये जो गैप डाउन हुआ है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, रिलायंस के अंदर बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1435 का लगाना चाहिए, और ऊपर में मेरा मानना है कि रिलायंस में 1480 से 1500 तक के लेवल एक या दो दिन में देखने को मिलेंगे। तो रिलायंस में मेरा बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है, रिलायंस में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। 1451 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज है। निचले स्तरों पर गिरावट में खरीदारी के मौके ज़रूर ढूंढे। 1480, उसके बाद 1500 तक के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं। गौरांग सर, हर सेक्टर में इस वक्त हम देख रहे हैं, जो फ्राइडे सेशन में लगभग सारे सेक्टर्स में अपसर्ज था, आज के सेशन में बाजार की शुरुआत में तो हर सेक्टर में बिकवाली है। टू स्टार्ट विथ फार्मा, PSU बैंक, ऑटो, FMCG, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, IT, फंडामेंटली कोई टेक मार्केट पर इस वक्त? मानसी, देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हर एक निवेशक, मैं निवेशक की बात कर रहा हूँ, मैं कारोबारी की तो बात भी नहीं कर सकता। हर एक निवेशक को अपनी जोखिम झेलने की क्षमता, समय सीमा और धैर्य, इन सबको नाप करके आपको निवेश करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, कार्यक्रम की शुरुआत में मानसी, तो मैंने कहा था कि आपको उन सब क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए जो स्थानीय संकेत और खपत से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर वित्तीय क्षेत्र हो गया, उदाहरण के तौर पर रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। मैं कच्चे तेल से जुड़ी हुई ऊर्जा की बात नहीं कर रहा, मैं बिजली से जुड़ी हुई कंपनियों की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। सीमेंट क्षेत्र मेरे ख्याल से काफी कुछ बहुचर्चित रहेगा और लोगों के ध्यान में रहेगा, जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है और खपत की जरूरत है। तीसरा जो क्षेत्र होगा खपत से ही जुड़ा हुआ होगा, वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। अब नॉन डिस्क्रिशनरी में आपका आ जाता है FMCG से जुड़ी हुई कंपनी, और डिस्क्रिशनरी में आ जाता है वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एंट्री लेवल 2 पहिया वाहन, चौपहिया वाहन, और फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ये विभाजन करके अगर आप निवेश करते हैं तो शायद जो नकारात्मक असर बाकी अन्य क्षेत्र जो ज्यादातर एक्सपोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको शायद थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है छोटी मध्यम अवधि के लिए, जहां तक ये परिस्थिति सुलझ ना जाए तब तक। और स्थानीय संकेतों से आप जुड़े हुए क्षेत्र पर टेलीकॉम भी एक ऐसा क्षेत्र है मानसी, जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, भाई ने भारतीय एयरटेल पर हमें प्रश्न पूछा था। तो ये सब क्षेत्र है जहां पर अनिवार्य ध्यान दें, बशर्ते कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है। अगर ज्यादा है तो मेरे ख्याल से एक काउंटर व्यू या फिर अगेंस्ट द ट्रेंड व्यू लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से IT, ऑटो, फार्मा, ये सब कंपनियां, ये सब क्षेत्र है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, आईटी फार्मा थोड़ा सा, अगर आप रिस्क टेकर हैं, अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं तब तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो फिर भारतीय एयरटेल जैसे शेयर आपके लिए अच्छे हैं, ये व्यू है मार्केट को लेकर। निफ्टी आईटी करीब 1.25% नीचे है, 38,500 के भी नीचे आज गया। और पिछले अगर आप 4 दिन में देखेंगे तो 4 दिन में से 3 दिन आपको निफ्टी आईटी में बिकवाली दिखेगी, 1% के आसपास ही कमजोरी रही है। शुक्रवार तो पूरा बाजार चला तो आईटी भी चला, हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी है। और जो रीसेंट हाई है निफ्टी आईटी का, वहां से करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे आपको ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक छोटी कंपनी पर नजर गई है क्योंकि इसको लेकर ना न्यूज है, मार्केट के लिहाज से तो छोटी कंपनी है, हिल्टन मेटल फोर्जिंग। 5% ऊपर आपको इसका शेयर दिखेगा, लेकिन इसको लेकर खबर ये आई है कि वंदे भारत के लिए राइट्स से अप्रूवल मिला है और फिजिबिलिटी और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का अप्रूवल भी मिला है। एलएचबी फोर्स्ड व्हील डेवलपमेंट के लिए भी अप्रूवल मिला है हिल्टन मेटल और फोर्जिंग को। 5% के ऊपरी सर्किट पर, 5% पर सर्किट लग गया होगा, वहां पर ये शेयर आपको फिलहाल दिखेगा। छोटी कंपनीज पर शरण लेनानी के ना स्पेशल नजर रहती है। हमने शो भी किया था राइट इशू को लेकर, शरण बड़ा उसको शानदार रेस्पॉन्स मिला, काफी फोन भी आए, लोग पूछ भी रहे थे। आप स्टडी करते हैं, ये जो कहते हैं ना कि हिडन जेम्स भी आप तलाश के कई बार लेकर आते हैं। जरा बताएंगे कि हिल्टन मेटल फोर्जिंग, क्या इसको आपने स्टडी किया है और कैसी लगती है कंपनी है? तो अभिषेक जी, मैं सैटरडे को जब न्यूज पढ़ रहा था तो ये कंपनी मेरे नजर में आई, क्योंकि वहां पे न्यूज में लिखा था फर्स्ट एमएसएमई टू अचीव अ माइलस्टोन, तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया। जब थोड़ा और पता चला तो इनको राइट सर्टिफिकेशन मिल गए प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्ज रेलवे व्हील सेट्स, जो बहुत ही पॉजिटिव है फॉर द कंपनी। कंपनी ऑलरेडी फॉर्जिंग में इन्वॉल्व है। अगर आप इसकी रेलवे की बात करें, अभी आने वाले समय डिमांड की बात करें, तो कंपनी करीबन 2000 वंदे भारत ट्रेन आ रहे हैं, जो 40,000 जूने कोच है उनको न्यू एलएचबी कोचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हर जगह आपको फॉर्ज व्हील सेट्स ही लगाना है। अभी आप रेलवे की केपेक्स की बात करें, करीबन अराउंड 2.6 लाख करोड़ का केपेक्स है, तो डिमांड की तो कमी है ही नहीं। तो इससे मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव चीज होगी ये कंपनी की। अभी थोड़ी नंबर्स की बात करते हैं। इन कंपनी को ऑलरेडी 20,000 व्हील सेट की कैपेसिटी और ये रेडी है, तो ऐसा नहीं कि इनको जाके कैपेसिटी लगाना है, कैपेसिटी रेडी है। अभी इनके एक्सपेक्टेड है FY26 में 3,000 सप्लाई करेंगे, 27 में 12,000 व्हील सेट सप्लाई करेंगे, और मेरे हिसाब से बाय 28 ये अपने कंप्लीट 100% कैपेसिटी यूटिलाइज अराउंड 20,000 व्हील सेट्स पे चलेंगे। अभी कंपनी की टर्नओवर है 160 करोड़, काफी अच्छा टर्नओवर कर लिया है। 2022 में अराउंड 84 था, अभी 164 है, तो कंपनी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टेज पे चल रही है। अब खाली इससे मुझे लग रहा है कंपनी के करीब 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ जाएगा FY28 तक। तो इसलिए इसको देखते देखते मुझे लग रहा है कंपनी का पैट करीबन 35 से 40 करोड़ खाली इससे आएगा। और फॉर्ज व्हील सेट एक हाई एबिटा मार्जिन बिजनेस है, उनके कंपेरेटिवली अदर बिजनेसेस कंपेयर करें तो ये 15 से 20% का एबिटा मार्जिन बिजनेस है, तो नेट पैट पे भी काफी करीबन 10% तो मिनिमम आएगा। तो ओवरली अगर आप FY28 पे देखते हैं, कंपनी खाली 5 के पीई पे, अभी शायद से मुझे लग रहा है 165 करोड़ का मार्केट कैप है, और मेरे हिसाब से करीबन 40 से 45 करोड़ का पैट करेगी बाय FY28। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट रहेगा, बेसिकली कंपनी को 1000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कंपनी की कैपेसिटी रेडी है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन आ गया है, डिमांड बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए मुझे लग रहा है ये नाई के जस्ट मेरे तरफ से तो बाई है, ये एक मल्टी बैगर इन द मेकिंग है। FY28 पे जस्ट 5 टाइम्स है। अगर आप बेसिक अगर 20 पी भी देते हो तो मुझे लग रहा है यहाँ से 3 से 4 गुना होने की कंपनी में कैपेसिटी है। तो ओवरली वेरी पॉजिटिव बाय रेटिंग फ्रॉम माय साइड। नहीं बढ़िया है, मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। हिल्टन मेटल फोर्जिंग छोटी कंपनी है, लेकिन ये रेलवे से ये ऑर्डर मिला, ये एक बड़ी चीज़ है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो जो रेलवे का प्लान है, जो कन्वेंशनल कोचेज हैं, जो पारंपरिक कोचेज हैं, उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड्स LHB प्लेटफॉर्म पे उनको मॉडर्नाइज करने के प्लान है, और 40,000 कोचेज को बेहतर बनाया जाएगा, आधुनिक किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कंपनीज हैं इनके लिए फ़ायदा बनेगा ही। और ये जो कंपनी है 3,000 फोर्स्ड रेलवे वैगन व्हील सेट्स अभी इनके FY26 में इनकी लक्ष्य है, और इसको स्केल अप करेंगी
12,000 यूनिट तक FY27 में, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो रेलवे अगर इसको चूज कर रही है तो निश्चित तौर पर देखा होगा, कोई दमखम दे के ही इसको अप्रूवल मिला होगा। 5% ऊपर फिलहाल ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। एक और शेयर जरा लेकर आइए, डिक्सन टिक। शुक्रवार को हमने देखा था कि 1% के आसपास की तेजी डिक्सन टिक के शेयर में हुई थी। आज थोड़े कमजोरी के बाजार में भी करीब 1% के आसपास के मूव आपको इस शेयर में दिखेंगे। 14,000 रुपए के ऊपर के प्राइसेस, वहीं 14,200, ठीक है, 1% ऊपर है। शुरुआत कमजोर की, उसके बाद बढ़िया रिवर्सल इसमें आया है। शिवांगी जी, डिक्सन टेक के को लेकर जरा व्यू दीजिए, जरा चार्ट कैसा लग रहा है और क्या मौजूदा स्तर से भी इसमें क्या लॉन्ग की पोजीशन ऐड करनी चाहिए? जी अभिषेक, अगर आईटी स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि स्ट्रेंथ जो है वो सिलेक्टिव पॉकेट्स में ही नजर आ रहा है, और हमें अगर इसमें निवेश करना है तो वो आउट परफॉर्मर्स वालों के नामों के साथ ही हम रहे, क्योंकि मोमेंटम जो है वो काफी जल्दी फिजल आउट हो जाता है इस स्पेस में, हमने देखा है। और वीक ऑन वीक स्ट्रक्चर भी डिक्सन टेक का काफी वीक है, बिकॉज हमने पिछले 7 हफ्तों से देखा है कंसिस्टेंटली लोअर लोज बने हैं। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी आज के सेशन में जरूर देखने को मिल रही है, बट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ये कितना सस्टेनेबल है। मोमेंटम ट्रेड्स के लिए दूसरे स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं हम इसी स्पेस पे। जैसा कि मैंने परसिस्टेंट का भी जिक्र किया, तो वो एक अच्छा वेल प्लेस्ड स्टॉक है, तो स्ट्रेंथ के साथ ही हम बने रहे। स्टॉक है इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार में जहां उतार चढ़ाव है, तब भी डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में 1.25% के गेंस देखने को मिले हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर, इसका असर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर ऑल इन ऑल पड़ता हुआ ज़रूर दिख सकता है। एक फंडामेंटल टेक यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, और गौरांग सर आपसे जानना चाहेंगे, अब तक ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपनी कुल लोन राशि का 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि किसान, एग्री रिलेटेड, छोटे उद्योग, एमएसएमईज को देना पड़ता था, और ये ज़रूरी एक गाइडलाइन थी। लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के मुताबिक सिर्फ 60% ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना होगा। इससे बैंक्स के पास बाकी जो 40% रकम है वो अपने हिसाब से लोन देने की छूट के तौर पर खाली हो जाएगी, रहती हुई दिखेगी, और इसी के चलते स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आगे रिस्क मिटिगेशन, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और ज़्यादा स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी घड़ने की एक फ्रीडम ज़रूर मिलती दिखेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये जो नए नियम आए हैं, इफ़ नॉट इमीडिएटली ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, पोजिशनल बेसिस, मीडियम टर्म में क्या एक इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा आपके हिसाब से? तो मानसी, जो लोन बुक केंद्रित थी कृषि क्षेत्र को लेकर के, और जो थोड़ी बहुत राहत आरबीआई के तरफ से प्रतिशत के हिसाब से दी गई है, तो उससे शायद जो पूंजी है स्मॉल पेमेंट बैंक के पास, वो अब ज्यादातर उपलब्ध होगी आपको बाकी अन्य दूसरे ग्राहक जो आते हैं आपके पास ऋण लेने के लिए, उनको देने के लिए। तो पहले तो ये सकारात्मक बात है। दूसरी बात ये सकारात्मक है, जहां तक स्मॉल पेमेंट बैंक का सवाल है, इनकी जो ऋण की राशि होती है मानसी, वो बहुत छोटी होती है, और ये छोटी होने के कारण इनका जो रन रेट होता है रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ज्यादातर वो 90% या उसके पार होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले। और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से सरकार भी सहायता कर रही है उद्योगों को, छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगों को, ग्रामीण क्षेत्र में, मध्यम ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है अपना एक नया कारोबार शुरू करने के लिए। तो ये सब परिस्थिति में मेरे ख्याल से दो चीज होगी, एक तो लोन बुक निरंतर तरीके से बढ़ती जाएगी, और दूसरा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 90% या उसके पार होने के कारण जो एनपीए होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना यहाँ पर हमारी टीम की तरफ से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा रही है।
के लिए खरीदारी के मौके आप बनते ज़रूर दिख सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक में एक डेंट 794 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ ट्रेड। इस गिरावट को खरीदारी का मौका ज़रूर समझा जा सकता है। इरिडा के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। शिवांगी, एक टिक्स आपसे भी जानना चाहेंगे। इरिडा का स्टॉक आज हम देख रहे हैं एक सडन अपसर्ज के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ताज़ा न्यूज़ फ्लोज भी हैं। आरबीआई के प्रोजेक्ट फाइनेंस की जो टेक्स आए हैं उसका एक इम्पैक्ट भी स्टॉक पर पड़ता दिखेगा। और ऑल इन ऑल बिजनेस आउटलुक की अगर बात करें, रीसेंट डेवलपमेंट्स जो नज़र आए हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस जो हैं, ये तमाम हैं जो कि इरिडा के चार्ट्स, इरिडा की कंपनी के बिजनेसेस पर भी इम्पैक्ट करती दिखेगी और इवेंचुअली चार्ट पर एक इम्पैक्ट। इस वक्त 165 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक टेक्निकल नज़रिया आपका जानना चाहेंगे। जी मानसी, इरिडा की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार स्टॉक जो है पिछले 6 सेशन से 170 के लेवल्स को नहीं निकाल पा रहा है। तो हालांकि आज थोड़ी बहुत यहाँ पे बुल्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बट 170 का एक अहम रेजिस्टेंस है। उसको सरपास करते ही हम इसमें मोमेंटम देखेंगे, वरना फंसने की चांसेस रहेगी, क्योंकि ये काफी रेंज बाउंड रहा है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से। तो ये नजर रखें इन लेवल्स को हम, और उसी में निवेश करें। स्टॉक में हमने पिछले कई बार भी हमने देखा है कि ये चलते चलते काफी कंसोलिडेट कर जाता है। तो स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए ही हम इसमें ट्रेड करें। स्टॉप लॉसेस मेंटेन ज़रूर करें। कंसोलिडेशन फेजेस इस स्टॉक के लिए नज़र ज़रूर आए हैं, लेकिन न्यूज़ फ्लो रीसेंट डेवलपमेंट्स के चलते स्टॉक फोकस रेडार पर शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। डिफेंस का खेमा तो चल रहा है, लेकिन शिप बिल्डिंग स्पेस में भी GRSC ऑलमोस्ट 2.5% गेंस, कोचिन शिपयार्ड और मैसगांव डॉक के चार्ट्स में भी करीब 1.5 से 2% की तेज़ी देखने को मिली है। शरण, आपका टेक शिप बिल्डिंग स्पेस पर जानना चाहेंगे। मानसी, सभी पॉजिटिव है। किसने भी अपना प्रीवियस स्विंग लो नहीं तोड़ा है, तो जब तक स्विंग लो नहीं तोड़ा है तो मैं तो कहूंगा बने रहिए, प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस डालिए। सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज मुझे नहीं लगता है आने वाले 2-3 हफ्ते में कुछ कम होने वाले हैं। इसके लिए डिफेंस और डिफेंस के रिलेटेड एनी सेक्टर में मैं बोलूंगा जिसने पोजीशन ली है डेफिनेटली बने रहे, और जिसे पोजीशन लेना भी है, जैसे आज मैंने BDL रिकमेंड किया था, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। जैसे थोड़ा पोजीशनल लेना है तो 20 डे EMA के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के आप न्यू पोजीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नई पोजीशन भी बना सकते हैं। आज हम डिफेंस में बाइंग देख रहे हैं, स्पेशली शिपिंग वाले जो शेयर हैं उसमें ज़्यादा उछाल आपको दिखेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन तो बाकायदा 4% ऊपर आपको फिलहाल ये शेयर दिखेगा। ठीक है, एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा मुंबई स्टूडियो से। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए अभी आपके हिसाब से कहाँ पर मौके हैं, तेजी करें मंदी करें, कहाँ पैसे बनेंगे? तो मेरे अनुमान से आई थिंक ऐसा रिएक्शन मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें लास्ट 30 डेज से हम इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट बायस जो है वो अभी बुलिश है। 24,850 मेरे अनुमान से एक अच्छा पिवट पॉइंट बन सकता है स्पॉट लेवल्स पे निफ्टी का, और 24,850 पे मेरे अनुमान से एक अच्छा बाइंग, कॉन्ट्रा बाइंग की सजेशन रहेगी इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट्स जैसे स्टेबलाइज हो जाएंगे, वापस से हम 25,050 के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स आने के चांसेस है। तो उस लिहाज से मैं बुलिश रहेगा। 24,850 के लेवल्स पे इंडेक्स में बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कॉल्स जो इनिशिएट करूँगा, वो पहला रहेगा ऑटो स्टॉक्स में से M&M पर। मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत अच्छा दमदार प्राइस परफॉर्मेंस था स्टॉक का लास्ट 3 से 4 दिनों में। 3150 के लेवल्स को क्रॉस किया था M&M में, तो मैं इसको बाय कॉल सजेस्ट करूँगा। 3,250 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 3,050 का रख सकते हैं। और सेकंड स्टॉक जो मैं बुलिश रहूँगा जिस पे, वो है कॉन्ट्रा बाय PSU बैंक पर। कैनरा बैंक मेरे अनुमान से 106-107 पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे जो नेगेटिव्स है वो प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं करंट लेवल्स पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा बाय कॉल कैनरा बैंक पे। 111 का टारगेट रख सकते हैं करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस 105 का। ठीक है, 105 का स्टॉप लॉस कैनरा बैंक के लिए, 111 का टारगेट लेकर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। M&M 0.25% की आज गिरावट दिख रही है। अच्छा, एक और स्पेस है जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, और वो है कैपिटल गुड्स वाला शेयर। सीमेंस में 3% की तेज गिरावट आज के सत्र में है।
शुक्रवार को भी ये शेयर गिरा था, तो 3 सत्र से लगातार गिर रहा है 3350 रुपए के भाव से, और अभी 3100 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। निमेश भाई, कैपिटल गुड्स वाले में तो ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं, क्या आपको लगता है कि जो गिरावट आ रही है वो ऐड करने का मौका है, या फिर आपको लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी और बढ़ेगी शेयरों में? अच्छा ठीक है, निमेश नहीं है हमारे साथ, ठीक है। तपन जी, आपसे ही फिर सवाल ले लेते हैं। बताइए, कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स, सीमेंस 3% नीचे, राय क्या है आपकी? गुड सेक्टर में तो मैं काफी बुलिश हूँ। अब देखिए, वैल्यूएशन का मैटर रहता है, काफी टाइम कभी न्यूज फ्लो से गिर भी जाते हैं, लेकिन अगर आप एबीबी देखो, सीमेंस, कमिंस, एलएनटी, वो सब शेयर्स एट द लोअर बॉटम कहीं ना कहीं 5-10% नीचे, इट विल बी अ वेरी गुड बाय एंड डिप्स इसलिए होना चाहिए क्योंकि फोकस रहने वाला है, और खास करके ये ट्रांसमिशन बिजनेस में तो बहुत फोकस रहेगा, काफी डिमांड आने वाली है, और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का वो भी काफी हद तक ज्यादा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा है इसी सेगमेंट में। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इनकी मेंटेन हो जाती है ओवर द टाइम। ऐसे कोई भी डीप आते हैं जहां 3-4% मेरे हिसाब से ना, इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म सीमेंस 3116 के लेवल्स 3% की गिरावट है। फंडामेंटली कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी के हक में हैं, और टेक्निकली भी हमारे एक्सपर्ट्स के लगातार फोकस रेडार पर ये स्टॉक रहता है। गिरावट में खरीदारी के मौके सीमेंस में ढूंढे जरूर जा सकते हैं। इस बीच निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ तमाम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, हल्की फुल्की बाइंग इंटरेस्ट ही सही, लेकिन HAL के चार्ट्स पर नजर आ रही है, डिविज लेबोरेटरीज में नजर आ रही है, हैवेल्स में भी नजर आ रही है। और निफ्टी के स्टॉक्स की अगर बात करें, मेजर कंट्रीब्यूशन BEL, नेस्ले और ONGC की तरफ से। शरण, एक टेक आपका कंजम्पशन पर भी जानना चाहेंगे। नेस्ले में लेस देन 0.5% लेकिन गेन्स हैं, और साथ ही ONGC के चार्ट्स तो बाजार खुलने से पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स हमने बातचीत की थी। ONGC और ऑयल इंडिया स्टॉक में रिएक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है। तो मानसी जी, ONGC ऑयल इंडिया को लेके मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। आप जब भी देख रहे हो स्टॉक बढ़ रहा है, ऊपर के लेवल्स पे डेफिनेटली इनके सेलिंग आ रही है, और जिस हिसाब से आज क्रूड का मूवमेंट था डेफिनेटली गैप अप किया, मगर वहां से आज डे लो पे ट्रेड कर रहा है क्रूड। तो जिस हिसाब से क्रूड ट्रेड कर रहा है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा समय तक इतनी ऊपरी लेवल पे रह पाएगा। इसके लिए ONGC और ऑयल इंडिया पे मेरा ज्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है। और एक बार आप कॉन्ट्रा कॉल भी ले सकते हो आने वाले समय के लिए, अगर क्रूड गिर जाता है ONGC ऑयल इंडिया में प्रॉफिट बुक करो, BPCL, HPCL और IOC में आप पूरे पोजीशन बना भी सकते हैं। और बात करें FMCG की, तो मेरे टॉप पे उसमें टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया है। दोनों के अगर चार्ट्स भी देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है, कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने लेवल पे, डिस्पाइट इतने नेगेटिव न्यूज के ज्यादा गिरावट दिखी नहीं है। तो अगर किसी पोजीशन बनाना है तो टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया दोनों ही टॉप पिक्स रहेंगे मेरे तरफ से। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, चार्ट पे टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहे हैं। तो चलिए, ONGC ऑयल इंडिया पर एक कॉन्ट्रा व्यू जरूर आता हुआ, और कच्चे तेल की चाल जो उबाल था वो फ्रिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक्स में विजिबल रिएक्शंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। शरण, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और काउंटर्स पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च विद अभिषेक गाव शिंदे का। हमारा ये खास सेगमेंट जहां पर हम सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक डीप डाइव रिसर्च करते हैं, और इस सेगमेंट को ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है, और मिले क्यों नहीं। जो स्पेसेस का जिक्र हम करते हैं वो स्पेसेस ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ, उसमें रिएक्शन जिस तरह के हमने एंटिसिपेट किए हैं वैसे नजर आते हैं। अभिषेक गाव शिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं आज एक और डीप डाइव रिसर्च लेकर। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सा सेक्टर है इस वक्त, कौन सा प्ले है आपके रेडार पर, और ये इस पर फोकस क्यों किया है आज आपने? बेसिकली आज हम बात करेंगे IT सेक्टर के बारे में। एक्सेंचर के फ्राइडे को रिजल्ट्स आए थे, और उसके बाद जो है IT सेक्टर को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन जो है एक्सेंचर से मिलता है। तो एक्सेंचर के अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने बीट देखा है। हालांकि इस क्वार्टर में जरूर जो है टैरिफ का इम्पैक्ट भी कंपनी पर हुआ होगा, इसके बावजूद जो है रेवेन्यू में बीट रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो इसकी ऑर्डर बुक में थोड़ी सी सॉफ्टनेस जरूर है, बट उसके कई सारे कारण हो सकते हैं इस समय, क्योंकि आप जो है
जैसे जैसे आप यूएस मार्केट के टैरिफ और मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे तो वहाँ से जरूर इम्पैक्ट हो सकता है। और कंपेयर टू इंडियन आईटी कंपनीज, एक्सेंचर में एक चीज़ ये है कि इसका लगभग 8% रेवेन्यू जो है वो फेड गवर्नमेंट से आता है। वहाँ पर जो कटौती हो रही है उसका भी असर जो है इसकी ऑर्डर बुक पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें तो जो की थिंग है एक्सेंचर के रिजल्ट पे, वो इसने अपने FY25 के गाइडेंस में जो है जो लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। और तकरीबन ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये अगस्त एंडिंग कंपनी है, तो मतलब कि जो हमारा इंडियन मार्केट के हिसाब से जो Q1 और Q2 का सम पार्ट जो आता है वो यहाँ पर फैक्टर इन हो जाता है। अब इसमें जो पॉजिटिव थिंग ये वो है कि जो कंपनी जो है गोइंग फॉरवर्ड जो है बुकिंग और ऑर्डर पाइपलाइन के बारे में स्ट्रेंथ की बात कर रही है। क्लाइंट्स जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर एक पेस की बात कर रहे हैं। AI सेगमेंट में जो है अच्छा खासा ग्रोथ और ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक चीज़ है जहाँ पर हमें ज़रूर जो है ध्यान देना चाहिए कि इसका भी जो है इस कंपनी का भी कंपेयर टू इंडियन कंपनीज जो एम्प्लॉय एडिशन है वहाँ पर थोड़ा सा गिरावट है कंपेयर टू Q2। और ये इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो AI के एडॉप्शन के कारण कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हुई है, और दूसरा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी गोइंग फॉरवर्ड जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं या जिस तरह की उसकी ऑर्डर बुकिंग है या पाइपलाइन है, प्रोजेक्ट्स है, उनको देखकर जो हायरिंग है उसमें कॉन्शियसनेस लेकर चल रही है। ओके, सो आज की हमारी डीप डाइव रिसर्च जो है वो इन पर्टिकुलर आईटी सेक्टर पर और एक्सेंचर के नंबर्स के ठीक बाद आईटी सेक्टर पर किस तरह के विजिबल डेवलपमेंट्स नजर आएंगे उस पर, और खास तौर से अगर आप देखें भारतीय आईटी सेक्टर की चाल पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा भी है। और हमारे एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो लार्जर आईटी प्लेयर्स के मुकाबले मिड कैप आईटी पर फोकस रहा। हाँ अभिषेक, आप कुछ बता रहे थे। अगर इसको हम अपने डोमेस्टिक आईटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो हमारा आईटी इंडेक्स करीब करीब नीचे से अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है अच्छी खासी गिरावट के बाद में। तो अभी भी 15% जो है हम अपने हायर लेवल से नीचे हैं। और ये नहीं लगता कि Q1 में आने के बाद जो Q4 में मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज आएगी। अगर हम एक्सेंचर के रिजल्ट से भी लें तो ऐसा बिल्कुल क्लियर होता है कि जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं वहाँ पर जो ग्रोथ ट्रेंड्स हैं जो कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ के थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल जो है हम ले सकते हैं या बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं कि जो मिड कैप आईटी कंपनी है वहाँ पर हमें हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रैक्शन या मिड कैप स्टॉक्स जो है वो इन्वेस्टर्स के रडार पर रहेंगे। और इसकी खास वजह यह है कि अगर आप देखें तो जो मिड कैप आईटी कंपनी है वहाँ पर जो ग्रोथ गाइडेंस है वो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट का है। अगर आप बात करें परसिस्टेंट की या आप बात करें कोफोर्ज की तो वहाँ पर जो है आपका ग्रोथ गाइडेंस कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोफोर्ज को अगर हम यहाँ पर रडार पर लेकर आए तो हमको साफ दिखता है कि कंपनी का ओवर द पीरियड जो है जो उसका परफॉर्मेंस रहा है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बजाय जो उसकी एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस है उस पर ज़्यादा रहा है। और सबरी से जो बड़ी डील जो कंपनी को मिली है उसके बाद से जो है उसकी ऑर्डर बुक में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। और जैसा कि मैंने कहा कि मिड कैप आईटी कंपनीज जो है वो आउट परफॉर्म कर सकती हैं लार्ज कैप आईटी कंपनीज को। तो उसी दौर में अगर देखें तो कोफोर्ज जो है वो मिड कैप पोर्टफोलियो में भी जो है कहीं ना कहीं हमें अच्छे वैल्यूएशन पर मिलता है। तकरीबन अगर देखें तो कोफोर्ज जो है 35 टाइम्स FY27 चल रहा है जबकि परसिस्टेंट 48 है। तो मेरे हिसाब से जो है अगर मिड कैप आईटी स्टॉक्स को लेकर अगर बॉटम अप अप्रोच कहीं हम बनाते हैं तो वहां पर जो है कोफोर्ज जो है एक अच्छा स्टॉक उभर कर आ सकता है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन ऑब्जर्वेशन अभिषेक। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे और बात यही हो रही थी कि लार्जर आईटी प्लेयर्स इन कंपैरिजन विद ब्रॉडर मार्केट मिड कैप आईटी स्पेस पे कहां पर फोकस होना चाहिए। और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट कोफोर्ज जरूर थे और परसिस्टेंट ने तो इनफैक्ट परसिस्टेंटली एक अपमूव अपसर्ज दिखाया है और ये तेजी की चाल लगातार बढ़ी है। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स और साथ ही हमारे रिसर्च हेड के रेडार पर कोफोर्ज भी है। मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस है वो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। ताज़ा डेवलपमेंट्स बिजनेस के लिहाज से कंपनी ने जो किए हैं उसका भी एक असर और इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। सो मिड कैप आईटी प्लेस खास तौर से फोकस रेडार पर होने चाहिए। अभिषेक, थैंक यू सो मच ये डीप डाइव रिसर्च के लिए। आईटी सेक्टर ऑल इन ऑल लार्जर आईटी प्लेयर्स एक्सेंचर के नतीजे उसके ठीक बाद मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर किस तरह इम्पैक्ट पड़ रहा है ये विस्तार से हमें बताने के लिए शारण कमिंग टू यू। आईटी सेक्टर को डिस्कस जरूर किया हमने, बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर नजर थी बिकॉज एक्सेंचर Q3 में नई बुकिंग में जो कटौती देखने को मिली उसका इम्पैक्ट रेवेन्यूज पर पड़ा। यूएस मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट 7% के डाउन ट्रेंड्स वहां पर नजर आए और इसी से ये संकेत मिल भी रहे थे कि आज लार्जर आईटी प्लेस फोकस रेडार पर रहेंगे और मिड कैप आईटी पर भी नजर होनी चाहिए। कोफोर्ज जिसका जिक्र अभी अभिषेक भी कर रहे थे 1820 के लेवल्स पर आधे % गिरावट इस वक्त दिखा रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मिड कैप आईटी खेमे
की अगर बात करें तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? कोफोर्ज परसिस्टेंट पर भी राय दे सकते हैं। तो मानसी जी, लास्ट टाइम अगर आपको याद है कि नहीं, मैंने 1725 पे कोफोर्ज हाई दिया था, टॉप पिक था, 1900 का हाई किया था। तभी भी मैंने बोला था स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को डेफिनेटली रिटेस्ट करेगा। तो अभी भी अगर किसे लेना है, मैं तो सजेस्ट करूंगा आईटी सेक्टर ही बहुत ही डिसेंट है। ओवरऑल आज थोड़ी नेगेटिव न्यूज आई है, ये सब चांस है आपको बाय ऑन डिप्स करने के लिए पूरे सेक्टर के लिए तरफ। अगर आपको कोफोर्ज में अभी भी लेना है, मुझे लगता है 1820 के आसपास आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 20-डे मूविंग एवरेज, ईएम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अराउंड 1770, करीबन 50 रुपए का स्टॉप लॉस। बाकी टारगेट की बात करें तो मानसी जी, मुझे लग रहा है स्टॉक अपना डेफिनेटली प्रीवियस स्विंग हाई को रिटेस्ट करेगा, जो आसपास 2000 के लेवल्स पे होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है सेक्टर। कंपनी जैसे अभिषेक ने कहा बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है, मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेंगे लार्जर प्लेयर्स को भी, लार्ज कैप्स को भी। तो आप एक बार डेफिनेटली पोजीशन बनाए। सेक्टर में इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, ना ही कि बहुत ही बड़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखी जा रही है। ओवरऑल साइडवेज टू स्लाइट नेगेटिव है, मगर ये स्टॉक काफी पॉजिटिव है। डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज, स्टॉक काफी अच्छा होल्ड कर रहे हैं। पॉजिटिव 1817 के लेवल्स पर ये गिरावट को एंट्री अपॉर्चुनिटी समझें। 2000 के टारगेट एंटिसिपेट किए जा रहे हैं और इन स्तरों पर बाइंग इंटरेस्ट जो है डेवलप हो रहा है। एंट्री अपॉर्चुनिटी अगर आईटी प्लेयर्स आईटी स्पेस को प्ले आउट करना, खेलना चाहते हैं तो इसमें मिड कैप आईटी पर सबसे पहले नजर होनी चाहिए और उसमें भी कोफोर्ज जैसे काउंटर पर नजर होनी चाहिए। इससे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आप जरूर बना सकते हैं। शरण, बीएसई के स्टॉक प्राइस पर भी एक टेक आपका जानना चाहेंगे। देखिए, इन्वेस्टर फेवरेट, ट्रेडर फेवरेट बना ये स्टॉक। पिछले दिनों काफ़ी हद तक चर्चा का विषय भी था, काफ़ी अच्छी कमाई भी कराई निवेशकों को भी और ट्रेडर्स को भी, लेकिन अब वहाँ से ढेर सारे न्यूज़ फ्लोज हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ रीसेंट डेवलपमेंट्स के चलते स्टॉक में एक एडजस्टमेंट इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। इस वक्त करीब 1.5% की गिरावट 2653 के लेवल्स पर और न्यू एंट्रेंट की एंट्री के आसार है। एनएसई की लिस्टिंग की जो खबरें हैं, अब बीएसई के लिए सेंटिमेंट्स कैसे हैं? पोजीशंस यहाँ से नई बनानी चाहिए या जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें और एनएसई की लिस्टिंग का इंतजार करें? तो मानसी जी, मैं इसको दूसरे वे से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई के शेयर्स बहुत ही बढ़ गए, अभी करीबन 2300-2400 के लेवल्स पे चल रहे थे। और ये सेम चीज आपको एचबीडी फाइनेंशियल में दिखा था 1400-1450। तो जब अनरीजनेबल वैल्यूएशन हो जाता है वो रिफ्लेक्ट करता है मार्केट में। आज एचबीडी की अगर आप लिस्टिंग आईपीओ देखें तो 700-750 करीबन 50% डिस्काउंट पे आ रहा है। और जिस हिसाब से एनएसई की आईपीओ की बात करें, वो भी मुझे नहीं लगता है 1400 के आसपास लेवल्स पे ही लिस्ट होगा। और वहां पे जब आप ये देखेंगे तो आपको बीएसई का फंडामेंटल पी बहुत ही हाई लगेगा। अभी मेरे हिसाब से 50 या 60 के पी पे चल रहा है। फंडामेंटली उसको देख के जब न्यूज आएगी, इसमें स्टॉक में बहुत बड़ा झटका आने की उम्मीद है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आएगा, तो उस हिसाब से मेरे तरफ से तो स्टॉक क्लियर अवॉइड है। ये अनलिस्टेड वैल्यूएशन को लेके आज ये स्टॉक अपने आप को मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको वैल्यू कर रहे हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सेफ रही है। स्ट्रिक्ट 2500 के स्टॉप लॉस से अगर जिसने पोजीशन बनाई है, मैं बोलता हूँ खाली न्यू पोजीशन की तो मैं एकदम एडवाइस नहीं करूंगा। जिसने बनाई भी है, मैं बोलूंगा 2500 का स्टिक स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देवे। जिस टाइम अगर एनएसई की अनाउंसमेंट आ गई 1400 या 1500 के रेट पे, अगर उनका आईपीओ आ गया तो आप ये स्टॉक में बहुत बहुत बड़ी गिरावट देख सकते हैं। इसके लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ आएगा, मगर ये मेरा व्यू है। अगर जिसे चाहिए फॉलो कीजिए, मगर 2500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में होना ही चाहिए। ठीक है, 2500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए बीएसई। हालांकि एनएसई को जब ये दोनों के एक्सपायरी डेज को बदले गए, हमने देखा था कि भाव यही थे ऑलमोस्ट, तो मतलब उसके आसपास ही है। लेकिन 2500 का स्टॉप लॉस लगा कर रखिए आप शेयर में। 3000 रुपये के ऊपर जाने के बाद करीब 14-15% की गिरावट ऑलरेडी हम बीएसई के शेयर में देख चुके हैं। एक शेयर आज बढ़िया से ऊपर आ रहा है और वो है डिक्सन का। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी तो शेयर करीब 1% ऊपर था। हमने पूछा था कि क्या इसको खरीदना चाहिए। 2.5% ऊपर अब आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है और बड़े साइज का शेयर है ये। 14,000 रुपये से ऊपर के भाव हैं, लेकिन बावजूद उसकी 2.5% के आसपास की बढ़िया तेजी पर कमजोरी के बाजार में ये नोटिस करने वाला है। निफ्टी 250 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंक नीचे है। हालांकि निफ्टी अभी भी अपने 24,800 के सपोर्ट को बखूबी
बचा रहा है। लेकिन चलिए 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे केनरा बैंक हेडलाइंस के साथ।